अस्सलाम वालेकुम। आज का ऑडिट एंड इंश्योरेंस में आज का लेक्चर 7 जो है वो हमारा इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में है। हम ये वर्ड्स जो इंटरनल कंट्रोल्स हम मुस्तकिल पढ़ते आ रहे हैं। व्हाट आर दोज इंटरनल कंट्रोल्स? टुडे विल गेट इनटू दोज डिटेल्स। हम आज डिटेल्स पढ़ेंगे, इंटरनल कंट्रोल्स की डिटेल्स हैं। व्हाट आर इंटरनल कंट्रोल्स? ठीक है। So, internal controls are the processes designed, implemented, and maintained to provide a reasonable assurance that financial reports will be reliable, operations will be efficient and effective, and the entity is adhering to relevant and applicable laws and regulations. ठीक है? So, internal controls आपके हर कंपनी में कुछ प्रोसेस होते हैं, सही है। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन समझ लें आसान वर्ड्स में। हर चीज़ से कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, कुछ प्रोसेस होते हैं, किस तरह काम करना है, क्या कैसे करना है। दे आर डिजाइंड, इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन्ड। उसको बनाता कौन है, उसको लागू कौन करता है, और उसको मेंटेन कौन रखता है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को सब चीजें देखनी होती हैं कि डिजाइन भी करना है रूल्स रेगुलेशंस को, उसको इम्प्लीमेंट भी करना है और उसको मेंटेन भी करना है। काम में चेक करते रहना है कि उसको फॉलो करा जा रहा है, उन रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करा जा रहा है, नहीं करा जा रहा है। व्हाई? So financial reports will be reliable. फाइनेंशियल उन रूल्स रेगुलेशन फॉलो करा जाएगा तो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो होंगी उन वो रिलायबल होंगी। उसमें एरर्स कम हो सकते हैं और अनड्यू बायस भी कम हो सकता है। ऑपरेशंस विल बी इफिशिएंट एंड इफेक्टिव। ऑपरेशन जो काम जो आपका हो रहा है, it will be properly planned out and properly followed through rules and regulations। तो उसमें efficiency and effective होगी पैदा। उसमें यानी कि मसला पैदा नहीं होगा ऑपरेशन को मुकम्मल करने में, जो भी आपका काम चल रहा है। ठीक है। एंड द कंपनी इज एडहियरिंग टू रेलेवेंट एंड एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस। और कंपनी की कुछ कंपनी को पता है कुछ रूल्स रेगुलेशंस शायद फॉलो करने हो। जैसे बैंक्स हैं, अब बैंक्स के रूल्स रेगुलेशंस कुछ होते हैं, जैसे फॉर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग हो गया रूल, सही है। तो दे हैव टू फॉलो दोज रूल्स। उसके अलावा कोई फ्रॉड ना हो जाए, कुछ पैसा आके पीछे ना कर लिया जाए, उसके रूल्स रेगुलेशंस होंगे। अगर आपकी कुछ ऐसी कंपनीज हैं जहां पर कुछ गवर्नमेंट की तरफ से रूल्स रेगुलेशंस बनाए हुए हैं, लॉस बने हुए हैं, तो आप उसको कैसे आप you how do you make sure that those are being followed, right? So you have to make some rules regulations inside the company to make sure that the rules regulations made by the government are being followed. Okay, so the following points need to be emphasized. I've already mentioned a couple of them. It is the responsibility of management to design and implement a system of internal controls. Internal controls are designed to deal with financial risks, operational risks, and compliance risks. ठीक है, आपके ये 3 risks हैं। Don't worry, these are not audit से related। Audit को affect करते हैं ये risk, लेकिन ये कंपनी के risk हैं, सही है। और हम हर रिस्क को डायरेक्टली हम देखेंगे भी नहीं, लेकिन ये जो रिस्क हैं कंपनी क्लाइंट के रिस्क होते हैं, कंपनी के रिस्क जो हैं, ये 3 रिस्क जो हैं ये इंटरनल कंट्रोल्स को इफेक्ट कर रहे होते हैं और ऑडिट को भी इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अब जो बात ऊपर लिखी हुई है, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स विल बी रिलायबल, दैट्स अ फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क इज रिलेटेड टू द फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आर रिलायबल इनफ और नॉट, सही है ना। अगर रिलायबल नहीं होंगे, गलतियां होंगी तो बहुत सारी, चाहे वो ह्यूमन एरर से हो या मैनिपुलेशन की गई हो, अनड्यू बायस हो, फ्रॉड हुआ हो, तो आपका फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाएंगे, सही है। ऑपरेशंस विल बी एफिशिएंट इफेक्टिव, दैट्स ऑपरेशनल रिस्क। सो रिलेट करता है ऑपरेशनल रिस्क। आप कहते हैं कि जो काम हो रहा है उसमें नुकसान हो सकता है, उसमें इंजरी हो सकती है, वर्कर को कोई मसला पैदा हो सकता है अगर आप जो प्रॉपर प्रोसीजर है, ऑपरेशन है, उसको आप फॉलो नहीं करेंगे। एंड कंप्लायंस रिस्क। कंप्लायंस रिस्क आपका आ गया उससे, दैट्स द रिलेटेड टू द थर्ड पॉइंट, द एंटिटी इज एडहियरिंग टू रेलेवेंट एंड एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस। ठीक है, अगर आप लॉज रेगुलेशंस, रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं, अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो आप यू आर नॉट कंप्लाइंग विद द लॉज। If you're not complying, it increases the compliance risks. Since internal controls are established by management, the auditor has to accept what controls there are, assess and evaluate the controls, and plan the audit on the basis of his or her assessment. So since internal controls are established by management, सही, हम पहले पॉइंट पे बात कर चुके हैं कि management has to design, implement and maintain these internal controls.
So since they're established by the management, auditor cannot do anything but to accept what controls there are. जो rules regulation बने हुए हैं कंपनी में, management ने बनाए हैं, auditor cannot change them. Has to accept that these are the rules. चाहे खराब rules हैं, ऐसे भी rules हैं, auditor कहेगा अच्छा भाई ये rules हैं, सही है. उसकी बेसिस पे उसको ऑडिटर क्या करेगा, सिर्फ उसको इवेल्युएट करेगा कितने अच्छे रूल्स हैं, कितने अच्छे इंटरनल कंट्रोल्स हैं. Are they good enough to rely on these internal controls? Are they not good enough? Okay, and of course फिर audit planning पर चुके audit planning में आप control risk assessment आती है, control risk उसमें आता है, and control risk assessment वगैरह क्या दौरान आपको यही चीज करनी होती है कि internal controls are they good enough or not. Okay, so how the auditor uses internal controls before relying on the client's internal controls. Auditor must establish what those internal controls are and carry out an evaluation. Okay, you cannot say that internal controls are good or bad until you actually assess them, effectiveness assess करें. So you cannot rely on the client's internal controls until you figure out how effective those controls are, right? आप उस पर कैसे रिलाई करेंगे, कैसे भरोसा कर लेंगे उन रूल्स रेगुलेशन पे, जब तक आप पहले खुद चेक ना करेंगे रूल्स रेगुलेशंस कुछ काम करते भी है नहीं करते हैं, अच्छे वो हैं भी अच्छे हैं नहीं है. Okay, how effective are they? So to check the effectiveness, you have to test them, test the controls. Okay, that will be our lecture 8. Lecture 8 में हम देखेंगे different cycles and we'll see that how the auditor actually test these internal controls, sales like sales cycle, purchasing cycle, वगैरह वगैरह. The degree of effectiveness of an internal control system will depend on the following two factors: how good an internal control system is, how good those rules regulations are, depend on two things. Number one, how the design of the internal control, and then implementation of the controls. Okay, so design of the controls and implementation, both of these things make that how good these are. Okay, how good the internal control system is. So for example, of course, like you can make very good rules and regulations, but if nobody is following them, then what's the point of them, right? You can make design is on the paper. Okay, you've written down rules regulations on the paper, good design, you have to write them down, right, on the paper, but if nobody is following them, and following is the implementation piece of those internal controls. If you are not implementing them properly, if you're not checking, you're not supervising employees properly, that are they following the rules, regulations, internal controls or not, then it will not work, right? So not only you have to design good internal controls, you also need to implement them. Okay, and then you have to maintain them, because first you write them down on the paper, design, then you implement them, लागू करेंगे उन rules regulations को. Okay, और फिर उसको maintain करना होगा कि देखना होगा कि लोग उसको मुस्तकिल फॉलो करते रहे, ये नहीं कि पहले दिन लोग फॉलो करा, दूसरे दिन करा, तीसरे दिन, पहले हफ्ते करा, दूसरे हफ्ते करा, तीसरे दिन तक आहिस्ता लोग छोड़ना शुरू कर दिया उन्होंने. सही है, पहले 10 लोगों ने छोड़ा, फिर 20 ने छोड़ा, फिर 50 ने छोड़ा, फिर 100 लोगों ने छोड़ दिया कि nobody is checking it anyway, why are we following these rules? Okay, इसी तरह जैसे अभी रिसेंट एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अभी लॉकडाउन का मसला चल रहा है, राइट? तो पहले तो अब लॉकडाउन, इफेक्टिव लॉकडाउन कैसा होना चाहिए, कौन से सेक्टर्स को क्लोज होना चाहिए, कौन से नहीं, किस तरह करें, कौन से आवर्स में क्लोज होना चाहिए शहर को, लोगों की जो इनकम इफेक्ट हो रही हो किस तरह हम उसको बच सकते हैं, वगैरह वगैरह, यानी कि प्रॉपर डिजाइन प्रोसेस होगा. ओके, उसके बाद आप इम्प्लीमेंट करने पे आएंगे कि गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करिए कि भाई उसको भाई हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि हम कितने हम पुलिस को रखेंगे, कितने रेंजर्स को हम शहर में लेकर आएंगे, उनको किस तरह हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे शहर में कि कराची इज अ ह्यूज सिटी, राइट, ह्यूज सिटी. सो आपको किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करें कि उसको वो दे, जो रेंजर्स पुलिस हैं दे कैन प्रॉपरली वो अपना काम भी कर सकें शहर के अंदर, और जो लोग भी हैं वो भी उस रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करें. फिर मेंटेन का मसला आएगा कि आप, ये नहीं है कि आप पहले दिन तो बड़े सख्ती की, दूसरे दिन सख्ती की, तीसरे दिन सख्ती की, और चौथे दिन तक लोग कहने लगे कुछ होता तो है नहीं, पुलिस भी ऐसी जाने दे रही है, कुछ होता नहीं है, बस चलो यार, नो वरीज. ओके, कोई डरने की बात नहीं है.
तो फिर क्या होगा कि जाहिर बात है कि आपने प्रॉपर मेंटेनेंस अगर नहीं करी होगी तो लोग उस आहिस्ता आहिस्ता रूल रेगुलेशंस को छोड़ देंगे। आपको प्रॉपर मेंटेनेंस भी करने, कंट्रोल भी रखना है उस पर। सो ये तीनों चीजें वर्क टुगेदर to have a good effect, to have an effective internal control system. सही है? So outcome of this evaluation सबसे पहले to assess control risk. तो ये सब चीजें चेक करेगा वो ऑडिटर, और फिर उसकी बेसिस पे डिसाइड करेगा कंट्रोल रिस्क कितना होना चाहिए इस ऑडिट के साथ, इस कंपनी के साथ. Okay, and then of course the control risk will affect your audit risk. Okay, and based on that audit risk, your detection risk will be affected, and the sampling risk and the size of the sample and the type of the sample and things like that. Everything is affected by each other. There are there are two types of tests: test of controls and substantive tests. Okay. Now you need to do both, but you do more of one and the less of other depending on what चीज हो क्या रही है कंपनी के अंदर. सही है, आप दोनों करते हैं, हर दफा करेंगे, हर ऑडिट में आप दोनों करेंगे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स भी करेंगे और सब्सटेंटिव टेस्ट भी करेंगे. ठीक है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स तो आपका इंटरनल कंट्रोल की टेस्टिंग हो गई. ठीक है, सब्सटेंटिव टेस्ट क्या होता है? सब्सटेंटिव टेस्ट होता है जिसका जब हम आपने जब वर्ड पर सुना ऑडिट एंड इंश्योरेंस, जब आपने सुना कि हम आप ऑडिट में ऑडिट इंश्योरेंस क्लास में आप एडमिट हो रहे हैं, आप उसमें you want to study audit and assurance, तो आपको जो ऑडिट वर्ड आया, कुछ में ऑडिट को जो वर्ड आया, पिक्चर आया प्रेजेंट में, फॉन्ट ऑडिट का वर्ड सुन के ना कुछ लोग हमारे कुछ वर्ड्स को सुन को फॉन्ट पिक्चर आ जाती है, कैसा होगा, सही है ना, क्या चीज होगी. उसे आपने ऑडिट का जब वर्ड सुना तो आपके सामने कोई पिक्चर आई होगी. जो पिक्चर मैं अभी बता रहा हूँ, जब आपके सामने वो पिक्चर आई होगी ना, वो सब्सटेंटिव टेस्ट की पिक्चर आई होगी. ओके, आपने कभी टेस्ट ऑफ कंट्रोल का सुना भी नहीं होगा, तो आपको सब्सटेंटिव टेस्ट की पिक्चर ध्यान में आई होगी कि सब्सटेंटिव टेस्ट में वो होता है जब ध्यान में है कि हम पेपर चेक करेंगे और उसमें से हम कैलकुलेशन करेंगे और फिर हम जर्नल एंट्री चेक करेंगे, जर्नल एंट्री सही बुक हुई है नहीं हुई है और फ्रॉड हो रहा है नहीं हो रहा है वगैरह वगैरह, जो भी आप सब वो सब्सटेंटिव टेस्ट के अंदर आता है. ओके, सब्सटेंटिव टेस्ट में हम ट्रांजैक्शंस चेक कर लेते हैं, जर्नल एंट्रीज चेक करते हैं, उनके पेपर वर्क चेक कर रहे होते हैं वगैरह वगैरह. टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में भी पेपर वर्क आप चेक कर रहे हैं, लेकिन इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड है कि इंटरनल कंट्रोल यानी कि जो कुछ रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं प्रोसेस फॉलो करने के लिए, क्या उनको उस तरीके से प्रोसेस फॉलो करा जा रहा है नहीं करा जा रहा है. ऑब्वियसली आप इंस्पेक्ट करेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे. ओके, इंस्पेक्शन ऑब्जर्वेशन आर टू मोस्ट कॉमन टाइप्स से कलेक्ट आप एविडेंस कलेक्ट करते हैं. आपको याद होगा देयर आर 7 ऑडिट प्रोसीजर्स हैं, राइट. 7 ऑडिट प्रोसीजर्स, the ways you collect evidence. उसमें सबसे ज्यादा कॉमन जो है ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन, ये दो तरीके से आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में आप हिस्सा लेते हैं, उसमें काम करते हैं. जब आप ऑब्जर्व करते हैं कि कंट्रोल्स को, इस प्रोसेस को फॉलो करा जा रहा है नहीं करा जा रहा है, और आप डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्ट करते हैं कि वाकई में करा गया है नहीं करा है क्या है, रूल्स को फॉलो. अब जो दोनों को आप में जैसे बात कर रहे थे, दोनों को आपको करना है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स भी करना है, टेस्ट भी करनी है और हर ऑडिट भी करना है. लेकिन कितना करना है ये डिपेंड करता है असेसमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर, कि रिजल्ट क्या निकलता है उस असेसमेंट का. तो आप ऑडिट प्लानिंग आप कर रहे हैं, रिस्क असेसमेंट कर रहे होते हैं, तो आप क्या करते हैं कि पहले देखते हैं कि भाई इंटरनल कंट्रोल्स कैसे हैं. सही है, फिर उसके बाद आप उसकी टेस्टिंग करते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स. सही, पहले आप देखते हैं इंटरनल कंट्रोल्स कैसे हैं फ्रॉम द पेपर वर्क. अगर पेपर वर्क ही मौजूद नहीं है, या आप सही है, या पेपर वर्क देखा आपने कि ये तो कुछ बना हुआ नहीं है, इंटरनल कंट्रोल्स तो कोई रूल्स रेगुलेशंस है ही नहीं, है तो बहुत वीक इंटरनल कंट्रोल्स हैं, तब उसी वक्त समझ जाते हैं कि देयर इज नो इंटरनल कंट्रोल हियर, इट्स जस्ट वेरी वीक, नो रूल्स रेगुलेशंस, फॉरगेट इट, आई कैन नॉट रिलाई ऑन देम एट ऑल. सही है, तो आपको तो पेपर वर्क देखकर ही पता चल गया, कि मैनुअल देखकर पता चल गया कि अब यहाँ पे तो इंटरनल कंट्रोल्स का बहुत ही बड़ा फुकदान है, कमी है. हम उसको there are no internal controls something है, मे बी क्योंकि कंपनी छोटी है. सही है, तो आप कहें कि कंट्रोल रिस्क आप फिर रखेंगे बहुत हाई, जैसे 80% चांस दैट इंटरनल कंट्रोल्स आर यूजलेस, देयर इज अ 90% चांस इंटरनल कंट्रोल्स आर कंप्लीटली यूजलेस. सही है, आप इंटरनल कंट्रोल को बहुत हाई रखेंगे, 50% चांस, 60% चांस, 70% चांस दैट इंटरनल कंट्रोल्स आर यूजलेस. और फिर आप कहें कि जब क्योंकि इंटरनल कंट्रोल रिस्क इतना हाई है, और क्या मैं कह रहा हूँ इंटरनल कंट्रोल्स तो कुछ पकड़ ही नहीं रहे हैं, गलतियां, मिस स्टेटमेंट्स, फ्रॉड की वजह से, एरर की वजह से, then what's the point of checking them, right? If they're so bad then you're not going to check them, forget it. आप डायरेक्टली चले जाएंगे ट्रांजैक्शन की चेकिंग पर.
एंट्रीज की चेकिंग पर। लेकिन उसमें होगा क्या कि क्योंकि आपका कंट्रोल रिस्क इतना हाई है, तो उससे क्या होगा कि कंट्रोल रिस्क हाई होगा तो आपका डिटेक्शन रिस्क बहुत लो हो जाएगा। सही है। और जब डिटेक्शन रिस्क लो होगा तो सैंपल का साइज बढ़ाना पड़ जाएगा आपको। सैंपल साइज विल इंक्रीज एंड यू विल नीड मोर वर्क टू डू। सही है। इसलिए कि आप बेसिकली डिटेक्शन रिस्क जब कम हो गया तो मतलब है कि आई एम ओनली टेकिंग 1% चांस दैट my audit procedures may not detect any problem or error in these samples. आप सिर्फ 1% चांस ले रहे हैं, कम से कम चांस ले रहे हैं कि एरर्स आप यानी खराबी अगर हुई है तो आपके ऑडिट प्रोसीजर्स उनको पकड़ ना सकें। तो कि आप कम से कम चांस ले रहे हैं तो जाहिर बात है कि आप सैंपल साइज पर बढ़ा देंगे, ज्यादा टेस्टिंग करेंगे। अच्छा, उस दूसरा तरीका ये होता है कि आपने पेपर वर्क देखा, इंटरनल कंट्रोल्स के मैनुअल्स देखे, रूल्स रेगुलेशंस पढ़े, आपने देखा कि दे लुक गुड इनफ, पेपर वर्क तो अच्छा ही लग रहा है। आपने फिर क्या करेंगे, फिर आप उसकी टेस्टिंग करेंगे कि जो पेपर पे लिखा हुआ है क्या उसी तरह इम्प्लीमेंटेशन हुई हुई है। डिजाइन तो बहुत अच्छा बना हुआ है इसका, आर दे एज वेल इम्प्लीमेंटेड एज दे आर डिजाइंड। जितना अच्छा डिजाइन है हुआ हुआ है, पेपर मैनुअल में लिखा हुआ है, क्या उसी तरह इसकी इम्प्लीमेंटेशन फील्ड में हुई है नहीं हुई है, कंपनी के अंदर है या नहीं है उस तरफ इसकी इम्प्लीमेंटेशन इन रूल्स रेगुलेशंस की, इंटरनल कंट्रोल्स की। तो जाहिर बात है कि आप उस चीज को चेक करने के लिए आप कैसे इम्प्लीमेंटेशन चेक करेंगे। You will collect evidence, you will test those controls। सही है। एंड जब टेस्ट पे बात आ गई तो आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करेंगे। तो पहले आप देखेंगे पे मैनुअल में किस तरह अच्छे वो कंट्रोल्स बने हुए हैं, और इफ दे आर looks good, if they look good, then you will test those internal controls कि वाकई इम्प्लीमेंटेशन भी उतनी ही अच्छी है जितनी अच्छी डिजाइन है इंटरनल कंट्रोल्स का। और उसके बाद आप जब टेस्ट कर लेंगे तो आप उसके बाद देखेंगे कि हाँ भाई टेस्ट करके वाकई जो रिजल्ट अगर कुछ निकला है, तो टेस्ट से पहले अगर आप कंट्रोल रिस्क आपने 80% रखा हुआ था, जब टेस्ट करा था कि वाकई में इट इज गुड इनफ, इट इज गुड इनफ, तो आप 80% को जरा सा शायद कम कर दें, आप 40% पे ले आए उस चीज को। ठीक है। और क्योंकि आप 40% कंट्रोल रिस्क आपने लो करा तो आपका डिटेक्शन रिस्क इंक्रीज हो गया। डिटेक्शन रिस्क आपका इंक्रीज हो गया। सही है। यानी कि आप यू आर विलिंग टू एक्सेप्ट 10% risk that I might not be able to detect any thing wrong with this with these financial statements। Okay, तो क्या करेंगे, जब आपका डिटेक्शन रिस्क ऊपर गया तो आपका सैंपल साइज कम हो गया। तो आप जब सब्सटेंटिव टेस्टिंग तक पहुंचेंगे तो सब्सटेंटिव टेस्टिंग में आप फिर कम काम करेंगे, इसलिए कि आपने अब यहाँ पर थ्योरेटिकली आपने क्या हुआ कि उसका कॉन्टेक्स्ट समझें। तो अब आपने जब कंट्रोल रिस्क चेक करा, उसकी इम्प्लीमेंटेशन चेक करी और देखा कि वाकई दे आर वेरी गुड, डिजाइन भी अच्छा है और इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छी है। सही है। फॉर एग्जाम्पल हमारी एमएनसीज हो गई, तो एमएनसीज में अक्सर काम अच्छे तरीके से होता है, बेहतर तरीके से हो रहा होता है, क्योंकि दे नीड टू फॉलो सम रूल्स, जो आपके इंटरनेशनल रूल्स होते हैं वो उनको फॉलो कर रही होती हैं। अपने रूल्स उन्होंने जो बाहर के मुल्कों में बनाए वो उनको वही एमएनसीज में। सही है। तो उससे होता क्या है कि जब रूल्स को फॉलो करा जा रहा है तो उसमें क्या होगा कि जब फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की में जो मिस स्टेटमेंट हो सकती हैं, चाहे वो एरर की वजह से हो या चाहे वो मैनिपुलेशन अनड्यू बायस की वजह से हो, वो कम हो जाएगी चांस उसका, इसलिए कि आप उसकी चेकिंग करा जा रही है। सही है। रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करा जा रहा है, तो फिर मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स की वजूद में होना कम हो जाएगा। दे विल स्टिल हैपन बट विथ लेस फ्रीक्वेंसी। सही है। कम चांसेस होंगे उनके होने के और कम होंगे उनकी मौजूदगी। तो जब उनकी मौजूदगी कम होगी, वो चीजें कम होंगी, तो आप जाहिर बात है कि आप कहेंगे कि सही है मैं उतनी जनरल चेक नहीं करूंगा। सही है। सैंपल साइज छोटा रखूंगा, सैंपल साइज छोटा रखूंगा, कम जनरल चेक करूंगा, और उससे आपको फायदा ये होगा कि काम, जाहिर बात है काम कम होगा, आपका काम कम होगा, पैसा कम लगेगा, क्लाइंट भी खुश होगा। आप शायद खुश ना हो कि फीस कम मिल रही है, लेकिन क्लाइंट उससे खुश हो जाएगा कि काम कम होने में हमारा फायदा हुआ। तो इंटरनल कंट्रोल्स की अच्छी तरह से डिजाइन करना, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना और मेंटेन करना मैनेजमेंट का ही फायदा है, क्लाइंट का ही फायदा है। ऑडिटर को उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। ठीक है ना। अगर मैनेजमेंट उसको इंटरनल कंट्रोल्स को नहीं तरह से रूल्स रेगुलेशंस को नहीं फॉलो करेगी, नहीं बनाएगी, नहीं इंप्लीमेंट करेगी, नहीं उसको मेंटेन करेगी, तो कंपनी का ही नुकसान होगा। इसलिए कि फिर जाहिर बात है ऑडिटर जब आएगा तो वो तो फिर ज्यादा चेकिंग करेगा, वो तो एक्सटेंसिव सब्सटेंटिव टेस्टिंग करेगा। जब एक्सटेंसिव चेकिंग करेगा तो जाहिर सी बात है कि वो
तो एक्सटेंटिव टेस्टिंग करेगा तो जाहिर सी बात है क्या होगा कि वो ज़्यादा टाइम लगेगा तो ज़्यादा पैसा लगेगा। हु इज पेइंग देम? मैनेजमेंट, कंपनी इज पेइंग द ऑडिटर्स, राइट? सो कंपनी का नुकसान होगा, ज़्यादा बड़ी फीस पे करनी पड़ेगी। अगर वो इंटरनल कंट्रोल्स तो हाथ मैनेजमेंट के हाथ में है ना, अच्छा डिजाइन करो, अच्छा इंप्लीमेंट करो, मेंटेन करो, तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करने के बाद ऑडिटर भी खुश हो जाएगा कि हाँ भाई अच्छी अच्छी चल रही, तो उसको भी वो फिर रिड्यूस सब्सटेंटिव टेस्टिंग करेगा, कम चल एंट्रीज को चेक करेगा, उसमें टाइम कम लगेगा तो पैसा कम लगेगा। ऑडिटर शायद उससे खुश ना होगा मेरी फीस कम हो गई, लेकिन उसका टाइम भी कम लग रहा है, कहीं किसी और ऑडिट को पकड़ सकता है, कोई और ऑडिट ले सकता है, कोई और ऑडिट एंगेजमेंट में हिस्सा ले सकता है। अगर पता चला कि अब वो एक ही वक्त में 2-3 ऑडिट एंगेजमेंट कर सकता है, पहले वो एक ही कर रहा था इसलिए कि ज्यादा टाइम लग रहा था, अब 2-3 ले सकता है, तो वो ऑफ फीस एक तरह से फिर भी वो पैसा बन ही जाएगा। अब एक की वजह एक जहाँ पहले एक में उसको इतना टाइम लग रहा था, अब 2 में कर लेगा काम, तो काम हो ही जाएगा। लेकिन क्लाइंट का भी फायदा होगा, क्लाइंट को पैसा कम देना पड़ेगा, कम फीस लगेगी, कम टाइम लगेगा, ऑडिटर का तो कम फीस चार्ज करेगा। अच्छा, इसके बाद जो है प्रोसेस सेम हो जाता है दोनों में। फिर हमारा आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिव्यू करेंगे, ओवरऑल रिव्यू करेंगे, प्रेजेंटेशन की वजह से डिस्क्लोजर वगैरह के असर्शंस जो हैं वो चेक करेंगे, और उसके बाद आता है कि आप इशू ऑडिट रिपोर्ट। ओके, सो now we are coming to know that internal controls are very important, and based on that you may or may not be, you may be in the blue area or you may be in the red area, you may be doing the transaction based approach or you may be doing the systems based approach, because of how good or weak the internal controls are. Acha. So now we'll get into more details about internal controls. Internal controls, ISA 3.15, ISA 315 makes, there are 5 elements of internal controls. Okay, the internal control system of a company is made up of 5 elements. और दो 5 के 5 elements होंगे तो आपका एक अच्छा internal control system बन सकता है. There might be missing some element, अगर कोई element मिस हो रहा है तो फिर इंटरनल कंट्रोल कितना अच्छा है, उसकी इफेक्टिवनेस, उसकी इफेक्टिवनेस के ऊपर शक हो जाएगा। तो आपका नंबर 1 आता है कंट्रोल एनवायरनमेंट, इसकी सब डिटेल हम पढ़ेंगे। कंट्रोल एनवायरनमेंट, फिर आता है कंपनी का अपना रिस्क असेसमेंट प्रोसेस क्या है, कितना रिस्क क्या है, इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसा है उसका, चाहे वो मैनुअल हो या आईटी सिस्टम हो, इंटरनल कंट्रोल्स क्या की कंट्रोल एक्टिविटीज क्या हैं, और फिर उसको मॉनिटर कैसे करा जा रहा है। ठीक है, इसकी सब डिटेल्स पढ़ेंगे, एग्जांपल्स हम लेंगे तो देखिए समझेंगे कि व्हाट, एंड विल सी दैट हाउ these 5 elements make internal controls. So ISO 315 requires the auditor to gain understanding of each of these elements as part of his evaluation of the control systems operating within the company, and document the relevant features of the control systems together with his evaluation of their effectiveness. Okay, so ISO 315 says that एक तो आपको ये सब जो 5 एलिमेंट्स हैं इन सब की चेकिंग करनी है, इन सब की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग लेनी है, चाहे वो आप पेपर आपके मैनुअल से आप देख रहे हो, चाहे वो आप अपनी कंपनी की जो क्लाइंट स्क्रीनिंग हो रही होती है, कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसके जरिए आप देख रहे हो, मालूम चीजें करें, मल्टीपल सोर्सेस आप मालूम करेंगे सब चीजें, तो इसके बाद एक पिक्चर सामने आने शुरू होगी कि इंटरनल कंट्रोल जो है वो कितना अच्छा यहाँ बन सकता है, क्योंकि एलिमेंट्स कितने मजबूत हैं, कितनी क्लोजली इन एलिमेंट्स को फॉलो करा जा रहा है इस कंपनी के अंदर। और जाहिर सी बात है कि आप वो सब जो है वो डॉक्यूमेंटेड करेंगे उन सब चीजों को, ताकि बाद में कोई क्वेश्चन करे तो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन मौजूद हो उन चीजों की। Once this understanding has been regained, the auditor should confirm that his understanding is present by performing walkthrough tests and on each major transaction time. That is our lecture 8, नेक्स्ट लेक्चर। सही है, नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे कि जब ऑडिटर ने पहले तो ये जब 5 एलिमेंट्स की इंफॉर्मेशन तरह से ले ली, एक अंडरस्टैंडिंग पता चल गया कि व्हाट कितना इस कंपनी में कितने अच्छी तरीके से 5 एलिमेंट्स लागू हैं, बने हुए हैं, लगे हुए हैं, हैं भी या नहीं हैं, तो उसके बाद आपको तो पता लगे कि हाउ स्ट्रॉन्ग द इंटरनल कंट्रोल्स आर, और जितने स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल्स तो उसकी अब आपने देख लिया इंटरनल कंट्रोल्स स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, डिजाइन अच्छा है, तो जैसे मैंने पहले बात करी उसकी इम्प्लीमेंटेशन चेक करने के लिए आप वॉक थ्रू टेस्ट करेंगे। सही, वॉक थ्रू टेस्ट एक तरह से मतलब रीपरफॉर्मेंस या सही है, तो आप एक तरह से दोबारा से कुछ चीजें करवाएंगे, आप चीजें चेक करेंगे रेवेन्यू साइकिल पर,
परचेज साइकिल पर, पेरोल साइकिल पे, सही है, एक्सपेंसेस वगैरह जो भी हैं, कुछ चीज़ों पर आप चीज़ें चेक करेंगे तो वाकई वो उसी तरह हो रही हैं, वही इंटरनल कंट्रोल्स जो जो मुझे नजर आ रहे हैं मैनुअल में उसी तरह फॉलो कर रहे नहीं करा जा रहा है, सही है। अब उसमें आपका वॉक थ्रू टेस्ट में होता क्या है, auditor selects a small sample of transactions and follow them through the various stages in their processing in order to establish whether his understanding of the process is correct. So auditor क्या करेगा, इसमें कुछ transactions जमा करेगा और फिर देखेगा कि ये transactions में इतना वो सब पेपर वर्क वगैरह, सिग्नेचर्स वगैरह वो मौजूद हैं जो होने चाहिए थे। अगर नहीं है तो there's a problem, अगर हैं तो अच्छी बात है, सही है ना। तो उन पेपर वर्क में से सिग्नेचर, पेपर वर्क सारा अटैच होना चाहिए, सही है। तो वो सब चीजें चेक करेगा। हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में सब पढ़ेंगे कैसे होता है, किस तरह पेपर वर्क होने चाहिए, किस तरह की चीजें होनी चाहिए वगैरह वगैरह। कुछ आपकी ऑब्जर्वेशन भी करेगा वो कि भाई मैनुअल में इस तरह चीज लिखी हुई कि ये होना चाहिए तो वाकई इस तरह हो रहा है नहीं हो रहा है, वो ऑब्जर्वेशन भी करेगा। तो जैसे मैंने पहले कहा कि दो अक्सर ऑडिट प्रोसीजर इस्तेमाल किए जाते हैं इंटरनल कंट्रोल की चेकिंग के अंदर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के अंदर। वो इंस्पेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, ट्रांजैक्शंस एंड योर ऑब्जर्वेशन। So number one the first element is your most important element. आप समझ लें सारे ही important हैं, लेकिन this is the first element, the most important element is the control environment. So what is the control environment? What does it mean? It is a general attitude to internal control of management and employees in the organization. It is the basis for good internal control, providing guidance and structure. It includes the following elements: communication and enforcement of integrity and ethical values, commitment to competence, participation of management's philosophy and operating style, organizational structure, assignment of authority and responsibility, and human resource policies and practices. So what does it mean actually is that as our इसमें क्या हो रहा है कि आपका इंटरनल कंट्रोल का देखा जा रहा है कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर कि इंटरनल मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज का एक जनरल एटीट्यूड क्या है। Do they like internal controls? Do they like rules and regulations? Do they like to follow the rules regulations? Okay? क्या मैनेजमेंट ने बना तो दिया लेकिन मैनेजमेंट जो लीडरशिप है, मैनेजमेंट जो लीडर्स हैं वो खुद ही उन रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो खुद ही इंटरनल कंट्रोल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो कहीं कहीं जहाँ उनका अपना फायदा नजर आता है तो वो इंटरनल कंट्रोल्स जो है, रूल्स जो है उनको खुद ही तोड़ देते हैं। तो फिर मैं एम्प्लॉय क्या करेगा, एम्प्लॉय व्हाट्स द पॉइंट। जब लीडर, मैनेजमेंट, सीईओ, सीएफओ, डायरेक्टर्स कोई यही फॉलो रूल्स नहीं कर रहा तो मैं क्या बेवकूफ हूं कि मैं फॉलो करूं, वो भी फिर तोड़ देगा। यानी कि सबका एटीट्यूड क्या है टुवर्ड्स internal controls, rules, regulations? Do they like to follow them? Do they not like to follow them? Do they like to follow them because, yeah, it is the rule, you have to follow them, but because they're following them, because if you do not follow them, then there can be some problems. There might be financial risks, operational risk, compliance risks पैदा होंगे। तो भाई उस रिस्क से बचने के लिए हम ये कर रहे हैं, प्रिकॉशन ले रहे हैं कि उसमें क्या क्या एलिमेंट आ सकते हैं। उसमें आपका आ गया कि हाउ इंटीग्रेट एथिकल को ऑनेस्टी और एथिक्स को कितना जोर दिया जाता है कंपनी के अंदर। ओके, डू दे हैव एनी कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस? ओके, डू दे लाइक टू फॉलो रूल्स रेगुलेशंस की कुछ ऐसी चीज बनी हुई है, मिशन स्टेटमेंट टाइप चीज, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, दैट कंपनीज लाइक we need to follow these rules regulations because we want to be a good company to work for. Okay, we need honest people, we need honesty in organization, we need ethicals and moral values हमारी होनी चाहिए। Okay, क्या इन चीज को फॉलो जोर दिया जाता है, नहीं दिया जाता है? तो ये एटीट्यूड ऑफ द मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज हो गया। कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, जो लोग हम क्वालिफाइड लोग होने चाहिए, जिस चीज के लिए, जिस काम के लिए हम हायर जिस बंदे कर रहे हैं वो उस काम के लिए प्रॉपर बंदा हो, सही बंदा हो, कॉम्पिटेंट बंदा हो, क्वालिफाइड बंदा हो। सही है। अगर उसको कुछ नहीं आ रहा है, हम प्रमोट भी कर रहे हैं किसी बंदे को, अंदरूनी उसको वो चीज नहीं आती तो उसको हम ट्रेन करेंगे। तो हायरिंग, एक तो आप देखा जाएगा कि हायरिंग प्रैक्टिसेस आ गई कि भाई हायरिंग किस तरह करते हैं, ये हायरिंग करते वक्त किस तरह उनकी हायरिंग करने के उनके तरीके क्या हैं। सही है। जो लोग क्या हायरिंग करने का ये है कि वही जो हमारा होता है परचेज सिस्टम चल रहा है, कोई भी आ गया कोई भी काम करने, या प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं कि भाई ये काम जो है अकाउंटिंग का जो काम है, जो इसको हायर करने के लिए एक अकाउंटेंट काम को हम हायर करेंगे, या तो जो सीए है, सीएमए है वगैरह वगैरह, सही है, या ईसीसीए है, और फिर उसको
हम देंगे कि ये जो काम उसकी सुपरवाइजेशन कैसे होगी, जो उसका बॉस का बॉस जो सीएफओ वगैरह हैं, जो अगर प्रमोशन वगैरह हो रही है तो वो भी देखी जाएगी कि प्रमोशन किस बेसिस पे हो रही है, मेरिट बेस पे हो रही है, उसके वर्क हिस्ट्री कितनी अच्छी रही है उसके बेसिस पे हो रही है, या ताल्लुकात पे बेसिस पे हो रही है, दीज थिंग्स लाइक दैट। ओके, जाहिर बात है कि एमएनसी वगैरह पे आपका अक्सर ये चीज़ें क्योंकि होती हैं, कॉम्पिटेंसी वगैरह चेक की जाती है, तो अक्सर हमारे यहाँ जो अवाम है, जो हमारे स्पेशली यंग ग्रेजुएट्स होते हैं, वो ज़्यादातर चाहते हैं कि एमएनसी में जाके काम करें। दे डू नॉट लाइक टू वर्क फॉर डोमेस्टिक कंपनीज, do not prefer domestic companies. The reason being of course is कि domestic companies में कहीं कहीं, मैं नहीं कह रहा कि सारी खराब है, कितनी बहुत अच्छी कंपनीज हमारे पास हैं डोमेस्टिक भी, लेकिन कहीं कहीं पर आपको ये खराबी नजर आने लगती है, उससे आपका खुद भी अपना जो है वो दिल अच्छा नहीं होता। अगर आप ऑनेस्ट बंदे हैं, अगर आप अच्छे तरीके से काम करना चाहते हैं, कॉम्पिटेंट बंदे, ऑनेस्ट बंदे हैं, अगर आप भी उसी तरह के हैं तो यू नो सभी है कि कीचड़ कीचड़ में नहा रहे हैं वाली बात। वेरी क्रूड एग्जाम्पल है बहुत ही, लेकिन समझ गए होंगे आप मेरी बात। पार्टिसिपेशन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट तो उसमें हिस्सा लेती है नहीं लेती है, do they like to make rules and regulations, do they like to follow those rules and regulations, okay. Management's philosophy and operating style, again वो भी उसमें आ गया, बात आ गई है मैनेजमेंट को ही देखा जाएगा कि मैनेजमेंट ही खुद ही करप्ट है, मैनेजमेंट ही खुद ही रूल्स को फॉलो नहीं कर रही है बार बार, उनकी ऑपरेटिंग स्टाइल फिलोसफी इज लाइक व्हाटएवर हैपेंस हैपेंस, वी डोंट केयर वाली चीज है, देन वी डोंट केयर। तो फिर सारी बात है कि एम्प्लॉय भी डोंट केयर कर देंगे, एम्प्लॉय का व्हाई शुड आई केयर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, और इस तरह ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनोग्राम टाइप चीज है, इसलिए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पैदा क्या होता है, why do you need organizational structure in a company, okay. It's not only about titles, it's not about, oh, I am the VP or I am the president or I am your boss, it's not about that only, okay. It's also about, is there any supervision, is there any control, सही है। इसी तरह जैसे अगर मैं एक परचेज रिक्विजिशन फॉर्म पकड़ूं, यानी कि मुझे कुछ बाहर से कुछ खरीदना है, तो मैं परचेज रिक्विजिशन पकड़ूं और मैं कहूं कि यार मुझे एक नया लैपटॉप चाहिए, मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी जो है माजू जो है मुझे एक नया लैपटॉप दे, तो क्या मैं क्या करूं कि भाई एक परचेज रिक्विजिशन फॉर्म पकड़ूं और मैं उस पर लिख दूं न्यू लैपटॉप फ्रॉम कोई अच्छा कोई कोई एसर या सोनी या एप्पल का लैपटॉप मैं लिख दूं और कह दूं कि भाई, और मैं मंगवा लूं दुकान से और कहूं कि यार ये रिक्विजिशन फॉर्म है, ये मैनेजमेंट को मैं दे दूंगा, मैनेजमेंट पे तुम कर दो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसका एक प्रोसेस है। और प्रोसेस क्या है कि पहले मैं परचेस रिक्विजिशन फॉर्म भरूंगा, परचेस रिक्विजिशन फॉर्म, ठीक है। उसके बाद वो जाएगा मेरे एचओडी के पास, वो देखेगा कि भाई जो मसब साहब मंगवा रहे हैं जो चीज, वो जरूरत है भी या नहीं है वाकई में, ठीक है ना। अगर वो जरूरत नहीं समझेगा तो वहीं वो साइन नहीं, उसको अप्रूव ही नहीं करेगा, किस्सा खत्म। तो ये नहीं होगा कि और अगर प्राइस की बेसिस पे क्या है, कितना चीज मंगवा रहे हैं, क्या मंगवा रहे हैं, तो हो सकता है एचओडी की एक लिमिट है, तो कितनी चीजें कितनी कीमत की चीज मंगवा सकता है, उसके अगर ज्यादा की चीज मंगवा रहा है तो एचओडी भी उसको अप्रूव कर दे तो नॉट इनफ, उसके बाद डीन साहब को अप्रूव करना पड़ेगा, और डीन साहब की भी एक लिमिट है क्या चीज मंगवाई जा रही है, प्राइस प्राइस लिमिट, कॉस्ट लिमिट, समझना सही है। वो कॉस्ट लिमिट अगर ऊपर निकल गया तो प्रेसिडेंट साहब के पास जाएगा वो, कि प्रेसिडेंट साहब हैज टू अप्रूव इट, यानी कि हर एक बंदा जो है उसकी एक लिमिट दी गई है कि वो, उसकी अप्रूवल लिमिट है कि वो क्या चीजें मंगवा सकता है, कितनी चीजें मंगवा सकता है, ओके। उसकी उसके एक कॉस्ट लिमिट रखी गई है, वो एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में आता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं है, एवरीबडी इज डूइंग व्हाटएवर दे लाइक टू डू, ओके। या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है भी लेकिन एम्प्लॉयज को बताया नहीं गया है कि हु इज योर बॉस, सही है, हु इज योर बॉस's बॉस, how, what is the organogram of the company, if something like this happens then what do you do। तो और उसको पता ही नहीं कि होना करना क्या है, कैसे करना है, कौन मेरी सुपरवाइजरी कर रहा है, कौन मेरी सुपरवाइजरी कर रहा है, कौन, तो मसला बन जाएगा ना। असेसमेंट अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी वो उसी से लिंक है। सेकंड पॉइंट, दो आपका सेकंड लास्ट पॉइंट है, आई थिंक दैट्स द सिक्स्थ पॉइंट, असेसमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी, who is the authorized person and who is responsible to do that work। so yeah, अगर if I am to do responsible work, if I am to then who is my supervisor,
who is authorized to check me that I am following I'm doing my responsibility, oh, I'm completing my responsibility, I'm doing my work or not, and HR policies and practices. और वो भी आपका उसी से लिंक हो गया, कमिटमेंट और वगैरह से लिंक आ गया कि HR की पॉलिसीज क्या हैं। आप सोचने लगे होंगे कि अभी तो सर हमने इसमें पूरे में हमने फाइनेंशियल की मेरे ख्याल से असाइनमेंट अथॉरिटी में आई है कुछ बात, हमने ज्यादातर तो बात करी ही नहीं फाइनेंशियल रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड, अकाउंटिंग रिलेटेड, सही है। बट आई एम डूइंग द ऑडिट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करने जा रहा हूं मैं, और मुझे HR पॉलिसीज देखनी पड़ेंगी। वाह भाई वाह। मुझे ये मैनेजमेंट की फिलॉसफी, ऑपरेटिंग स्टाइल देखना पड़ेगा, मुझे लोगों की इन कम्युनिकेशन, एनफोर्समेंट ऑफ इंटेग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज देखना पड़ेगा। यानी कि मैंने भी फाइनेंस की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, अकाउंटिंग की हम बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे तो बात ही कुछ और चल रही है। लेकिन आपको ये चीज चेक करनी है कंपनी में जाके, ताकि उसी की बेसिस पे आप देखेंगे कि कंट्रोल रिस्क कितना होगा, एंड डू आई नीड टू डू एनी टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और नॉट, ओके। ये सब डिसीजन जो आपको लेनी है वो आप उसी बेसिस पे लेंगे कि आपको ये सब चीज चेक करनी पड़ेगी पहले। A strong control environment is usually where management shows a high level of commitment. Strong control environment उसी वक्त होगा कि जाहिर सी बात है कि कम मैनेजमेंट जो है वो एक्टिवली इन्वॉल्व है इंटरनल कंट्रोल्स को बनाने में, ऑपरेट करने में, इंप्लीमेंट करने में, मेंटेन करने में, ओके। उन्हें छोड़ दिया है कि वी डोंट केयर। Existence of a strong control environment cannot guarantee that controls are operating effective, but it is a positive factor. अगर strong control environment है भी, अगर good internal environment है भी, इसका ये मतलब नहीं है कि इसका मतलब है कि हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स यानी कि हम कह दें कि इसका मतलब है कि दे आर वेरी इफेक्टिव, कंट्रोल कंट्रोल्स वेरी इफेक्टिव, दे आर वेरी गुड, दे आर एक्सीलेंट, ओके। और कंट्रोल रिस्क हम कम करके कहते हैं कि 10% कंट्रोल रिस्क, सिर्फ इतना अच्छा कंट्रोल एनवायरनमेंट है, कंट्रोल रिस्क है ही नहीं। इसका ये सही है, कंट्रोल रिस्क 0 पे नहीं चला जाएगा, सही है। कंट्रोल रिस्क कम हो सकता है, इट्स कंट्रोल एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो एक पॉजिटिव फैक्टर है, इसका ये मतलब नहीं, मगर इट इज ओनली वन एलिमेंट, रिमेंबर, ओके। इट इज ओनली वन एलिमेंट। You may have a good internal control, but you may not have other things as good, okay. You may have a good control environment, but you may not have enough of other elements good enough. And दूसरे elements, 5 elements हैं, अगर वो अच्छे नहीं होंगे तो control environment भी अगर अच्छा है so it's not good enough, okay. So it will still create a weak internal control environment. So internal controls की बेहद अच्छी के लिए आपको must है कि आप, it's a good thing, आप check करेंगे control environment, लेकिन it is only one element out of 5, okay. अच्छा, तो आप कैसे चेक करेंगे इन सब चीजों को? So इसमें कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। Evaluate the control environment, or should consider such factors as management participation in the control process, including participation by the board of directors, कि board of directors खुद involve हो रहे हैं control environment internal controls को बनाने में, नहीं है। Management's commitment to control culture, to management कितना committed है कि internal controls बनाए, internal controls को follow करा जाए। The existence of an appropriate organizational structure with clear divisions of authority and responsibility, ये हम बात कर चुके हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होनी चाहिए, अथॉरिटी, रिस्पांसिबिलिटी के who is responsible for what and who is authorizing what. Organization culture expects ethically acceptable behavior from its managers and employees, ये हम बात करके कि honesty and ethics की बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है। उसकी कम्युनिकेशन भी, इन्फोर्समेंट भी हो, कि अगर मैनेजर भी अगर ब्राइब लेता पड़ा गया तो उसको वही सजा मिलेगी जो एक एम्प्लॉय को मिलती, ओके। तो प्रॉपर उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो, प्रॉपर उसकी इन्फोर्समेंट हो, और उसकी कम्युनिकेशन भी हो, आप लोगों को बताया भी जाए, एम्प्लॉयज को बताया जाए, मैनेजर्स को बताया जाए, ऊपर से नीचे हर किसी को पता हो, उनकी ट्रेनिंग करें आप उनकी कि what is an ethical behavior in our company, what is the code of corporate governance says, what are we supposed to do as a good employee, as a good manager, okay, and as a good human being, and as a good citizen of the country. What am I supposed to do? How am I supposed to do? Okay, why am I doing it this way? सिर्फ आपको तो जब तक ट्रेनिंग नहीं देंगे लोगों को पता नहीं रहेगा कि, इसलिए कि मसला ये क्या, देखे ना, हर किसी का जो एथिक्स कहेंगे बेंचमार्क जो है वो डिफरेंट है, सही है ना। जब हर किसी का एथिक्स बेंचमार्क इज डिफरेंट, कि हर कोई कहेगा कि जैसे हमारे करप्शन बहुत फैला हुआ है, और हम अक्सर जब बात करें तो बात होता है कि भाई करप्शन जो है वो सिर्फ पॉलिटिकल
पॉलिटिक्स में नहीं है, बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज में नहीं है, मगर सिर्फ हमारे आम जो लोग हैं, आम पब्लिक जो है, कॉमन पब्लिक जो है, उसमें भी बहुत है करप्शन। सही है। तो अब जो करप्शन है वो उसमें अब करप्शन मतलब क्या है कि एथिक्स नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है। सही है, करप्ट हो गए। तो उसमें ये देखा जाता है कि अब उसमें क्यों है करप्ट। सही है, जो 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 आपके स्पेशली जो पब्लिक है, आवाम है, हम उसकी अगर बात करें तो क्यों पॉलिटिक्स में हम कहते हैं चलो भाई पॉलिटिकल बंदे हैं, पॉलिटिक्स है वगैरह वगैरह, वो तो है करप्ट चीज वगैरह, वो भी गलत बात है, लेकिन चलो, लेकिन वो एक अलग बहस है, पूरी पॉलिटिक्स में चली जाएगी वो तो। लेकिन आम आदमी क्यों है, आम आदमी क्यों कहते हैं, वो ये कहता है कि देखो भाई, अगर पॉलिटिकल बंदा जो है वो अगर 10 करोड़ चुरा रहा है तो मैं 100 रुपये चुरा सकता हूँ। ठीक है ना, अगर वो 10 करोड़ चुरा रहा है तो मैं 10 रुपये चोरी कर लूँ, तो क्या मसला है। लेकिन आपका ऑनेस्ट, इसलिए ऑनेस्ट का बेंचमार्क ही डिफरेंट है। अब वो कंपेयर अपने आप को कर रहा है एक मुजरिम से, एक खराब आदमी से। अगर वो ही आप कहें कि मैं भी कत्ल कर दूं तो क्या नुकसान है, अगर उसने 5 कत्ल करा तो मैंने एक ही कत्ल करा है, व्हाट्स द प्रॉब्लम। ठीक है, मगर आप कंपैरिजन ही गलत कर रहे हैं ना। ठीक है ना, आपके कंपैरिजन जो बेंचमार्क है, आप गलत आदमी से अपने आप को बेंचमार्क आपने लिया, आपने गलत, आप एक गलत प्रोसेस जो हो रहा है, गलत काम जो हो रहा है, आप उससे अपने आप कंपेयर कर रहे हैं कि अगर वो इतना गलत है, अगर वो मशीन 4 गलत चीजें बनाती है तो हमारी मशीन तो 2 चीजें गलत बनाती है, वी आर बेटर। नो, यू नॉट बेटर, यू आर स्टिल रॉन्ग। इसलिए आपका बेंच मार्क ही गलत है। अगर हाँ आप उससे कंपेयर करें कि यार वो मशीन तो एक भी चीज गलती नहीं करती, हमारी मशीन 2 चीजें खराब कर देती है, तो अब आपको पता चलेगा कि 2 चीज, अब आप आ गए कि ये भी ये होनी चाहिए। आप कंपेयर अपने आप को करें कि भाई अगर वो बंदा गरीब होने के बावजूद और चोरी नहीं कर रहा है, ईमानदारी से पैसा कमा रहा है, समथिंग लाइक दैट, तो फिर आप कहेंगे कि यार मुझे भी नहीं करना चाहिए, वो गरीब होने के बावजूद ऐसा अगर कर रहा है तो मैं क्यों कर रहा हूँ, ये काम अमीर होने के बावजूद क्यों कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप अपने वाले को, दूसरे को देखेंगे कि भाई नहीं भाई, अगर वो 10 करोड़ चुरा रहा है तो मैं क्यों 10 लाख चुरा लूँ, वो तो करोड़ चुरा रहा है, मैं लाख ही पर बैठा हुआ हूँ। तो अगर इस तरह आप करते रहेंगे तो फिर हर कोई चोर करेगा, हर कोई कहेगा कि वो इतना चुरा रहा है तो मैं भी ज्यादा चुरा लूँ, वो इतना चुरा रहा है तो मैं भी ज्यादा चुरा लूँ। तो हर इसी से हमारे पूरे सोसाइटी में ये चीज फैल गई है। लेकिन हर कोई दूसरे से कंपेयर कर रहा है, लेकिन जो कंपैरिजन बनता है, जो बेंचमार्क है, वही गलत बेंचमार्क है। सही है। तो वही वाली चीज है कि आपको एथिक्स की वो कल्चर होना चाहिए कंपनी के अंदर, उसकी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, बताना चाहिए कि व्हाट इज एथिक्स, व्हाट इज आवर कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, व्हाट इज ऑनेस्टली, हम किसको समझते हैं कि ऑनेस्ट के लिए क्या होती है, एथिक्स क्या होता है, हम किस तरह काम करेंगे ऑनेस्ट एथिक्स करते हुए। अप्रोप्रिएट ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज, अप्रोप्रिएट एचआर पॉलिसीज होनी चाहिए, सही तरह की एचआर पॉलिसी होनी चाहिए, जो रिक्रूटमेंट के टाइम पे देखी जाए, ट्रेनिंग के टाइम पे भी, डेवलपमेंट के टाइम वगैरह के ऊपर भी, कि सिर्फ हायरिंग के वक्त भी देखना नहीं है कि सिर्फ हायरिंग बहुत अच्छी है लेकिन बाद में हम उसको एम्प्लॉय को छोड़ देते हैं, जो करना कंपनी में करता रहे, गलतियां कर रहा है तो हम चेक भी नहीं कर रहे हैं, उसको गाइडेंस नहीं दे रहे हैं, उसको उसको रहनुमाई नहीं कर रहे हैं। नो, हायरिंग करते हुए आपको देखना है कि हायरिंग पॉलिसीज क्या हैं, किस तरह के लोगों को हायर करते हैं, कैसे वो चीजें वो अपना फाइनल कैंडिडेट पिक करते हैं, ओके, शॉर्टलिस्टिंग कैसे होती है वगैरह वगैरह। सही है। तो पूरा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या है। उसके बाद जब हायरिंग हो जाती है तो एम्प्लॉयज की क्या ट्रेनिंग दी जाती है, एम्प्लॉयज को बताया जाता है कि हमारे कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस हैं क्या, एम्प्लॉय तो बाहर से आया, उसको क्या पता है कि रूल्स रेगुलेशंस क्या है कंपनी के, राइट। उसको ट्रेनिंग दी जा रही है, डेवलपमेंट उसकी की जा रही है, कि एक तो बताया जाए कि अभी क्या है, फिर आगे को उसको मोटिवेशन दी जा रही है कि क्या, ताकि वो डेवलप करके वो आगे बढ़े, उसकी प्रमोशन हो, वो प्रमोशन में जब अच्छी पोस्ट पे जाएगा तो उसको पता हो कि रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं, हाउ टू फॉलो देम। ओके, तो ये सब चीज़ आपको देखनी पड़ेंगी। दैट्स द होल कंट्रोल एनवायरनमेंट ऑफ द कंपनी। उसके बाद आता है कंपनी का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। रिस्क असेसमेंट प्रोसेस होता है कि कंपनी खुद जो है वो कैसे रिस्क असेस कर रही है, उसको कैसे रिस्क पकड़ रही है कि रिस्क क्या क्या हो सकते हैं, फिर उसकी कैसे वो रिस्क असेसमेंट कर रही है कि कौन सा सिग्निफिकेंट रिस्क है, इंपॉर्टेंट रिस्क है, कौन सा नहीं इंपॉर्टेंट रिस्क है, और फिर उसको उस रिस्क को कम कैसे कर रही है, मैनेज कैसे कर रही है। ठीक है। सो देर आर टू थिंग्स, और ये काम मुस्तकिल करना पड़ता है कंटिन्यूअसली। सो every company has to identify the risks, assess them risks, and then manage those risks. Now, to manage those risks, every company needs to design and implement into proper internal controls. ठीक है ना, जो मुस्तकिल बात करते आ रहे हैं।
तो रिस्क असेसमेंट जो होता है कंपनी का, ये असेसमेंट जो कंपनी का है, ऑडिटर का नहीं है। हम ऑडिटर वाली जो हम बात कर चुके हैं, ऑडिट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, इनहेरेंट रिस्क, डिटेक्शन रिस्क और ये सब बला बला बला, ये कंपनी का है, ये ऑडिटर कर रहा था, सही है ना। वो सब ऑडिटर कर रहा था, तो हमें ऑडिटर खुद आके देख रहा था कि कंपनी के साथ इनहेरेंट रिस्क कितना है, ऑडिट रिस्क कितना है। तो वो कंपनी का मामला था कि वो जो है ऑडिटर आके देखेगा कंपनी में कैसे कैसे काम हो रहा है और उस पर बेस पे असेस करेगा। तो दैट वाज सपोज टू बी डन बाय द ऑडिटर। दिस रिस्क असेसमेंट प्रोसेस जो है ये कंपनी करेगी मुस्तकिल तौर पे, साल के बाद साल, महीने के बाद, साल के बाद, हर चीज सही है। उसमें इसमें ऑडिटर से मदद ली जा सकती है, लेकिन ऑडिटर ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है। इसलिए कि देखें, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस क्यों करा जा रहा है, ताकि इंटरनल कंट्रोल्स की डिजाइन अच्छी हो, उनकी इम्प्लीमेंटेशन अच्छी हो, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट को ये काम करना है। तो मैनेजमेंट हर जो काम स्टेप लेते हैं आप, सही है, उसमें रिस्क इन्वॉल्व है। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर कोई भी अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप एनुअल रिपोर्ट देखें, तो कितने एनुअल रिपोर्ट्स जो स्पेशली अच्छी कंपनीज के एनुअल रिपोर्ट्स हैं, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ शायद अभी, जो अच्छी कंपनीज के एनुअल रिपोर्ट्स हैं उनमें होता क्या है कि उसमें वो बताते हैं कि जो एनुअल रिपोर्ट्स आप कोई भी उठा लें, जो स्पेशली बड़ी कंपनीज हैं उसकी एनुअल रिपोर्ट्स आप ले लें, तो आप उसमें अक्सर देखेंगे कि वो उसमें दिखा रहे होते हैं, उसमें इंफॉर्मेशन देते भी हैं कि हमारी जो कंपनी है उसमें जो हमारी कंपनी है उसके अंदर कोई बता सकते हैं कि वो हमारी कंपनी के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम पैदा हो सकती है, और उसमें क्या क्या रिस्क पैदा हो रहे हैं, और बेस्ड ऑन दोज रिस्क हम उनको मैनेज कैसे कर रहे हैं, सही है। ये कितनी कंपनीज के अंदर होता है और कितनी कंपनीज को ये सब चीज चेक करनी होती है, देखनी होती है कि आप के किस तरह के रिस्क पैदा हो रहे हैं, सही है। तो ये रिस्क एनालिसिस करना हर डायरेक्टर का काम होता है, मैनेजमेंट का काम होता है, ओके। देखिए यहाँ पर ये आ ही गया, बल्कि वो वर्ड्स ही आ गई, ये मैंने उठाई है सीमेंस पाकिस्तान की 2018 की एनुअल रिपोर्ट है ये, ओके। 2018 की एनुअल रिपोर्ट है सीमेंस पाकिस्तान। सीमेंस जर्मन कंपनी है, एमएनसी है, और ये पाकिस्तान में भी है, और पाकिस्तान में जो ब्रांच है उनकी ये पब्लिक कंपनी है। इसकी 2018 की एनुअल रिपोर्ट है ये। इसका पेज नंबर शुरू में पेज नंबर 10 12 जो भी है, सही है, उसमें देखिए लिखा हुआ है रिस्क सर्टेनिटीज मिटिगेशंस, और ये तीनों वर्ड्स जो लिखे हुए ये भी हमने पढ़े हैं, राइट। ऑपरेशनल रिस्क, शायद आपको और से अच्छा नजर आ रहा था, उसको और जूम करता हूँ मैं। ओके, ऑपरेशनल रिस्क, एंड फाइनेंशियल रिस्क, एंड कंप्लायंस रिस्क। तो ये तो हर कंपनी का देखिए उन्होंने लिखा ही हुआ है। ऑपरेशनल रिस्क हमारे कुछ हो सकते हैं क्या भाई, अब ये सीमेंस जो है ये इंजीनियरिंग कंपनी है, राइट। तो इंजीनियरिंग कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट चल रही होती है, प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, तो उसमें वो क्या है, ऑपरेशनल रिस्क क्या हो सकते हैं related to project management, like timely completion of the projects, change in estimates, plan cost। एक तो जिसका भी आप काम कर रहे हैं, इंजीनियरिंग का काम कर रहे हैं, तो प्रोजेक्ट जो काम कर रहे हैं वो एक तो टाइम पे कंप्लीट हो जाए, सही है, और दूसरे जो कॉस्ट है उसी कॉस्ट उन्होंने सबमिट पहले बताए थे क्लाइंट को कि इतना इतना पैसे में काम हो जाएगा, तो वो उस पैसे में काम हो जाए, ओके। हमें उनको इन्वायरमेंट भी देखनी होगी, इन्वायरमेंट खराब ना हो, हेल्थ एंड सेफ्टी का मसला पैदा ना हो, स्पेशली वर्कर्स जो हमारे होते हैं उनके साथ, सही है। और सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सामान टाइम पे, रॉ मटेरियल सामान आ जाए, जो चीज़ हमें बनानी है, सामान हम चीज़ रेडी बैठे हैं लेकिन सामान ही नहीं है हमारे पास, नहीं है, हम कैसे करेंगे कुछ काम। तो दीज आर ऑल ऑपरेशनल रिस्क, सही है। उसके बाद कंपनी की वही फाइनेंशियल रिस्क, ये आपके इंटरनल कंट्रोल से ही हो पाए, कंट्रोल हो रहे होते हैं, सही है ना। फाइनेंशियल रिस्क उन्होंने बता दिया कि भाई हमारे मार्केट रिस्क है, क्रेडिट रिस्क है, लिक्विडिटी रिस्क है, वगैरह वगैरह, और उन्होंने पूरा उसकी इंफॉर्मेशन दी है नोट नंबर 42 में। उसके बाद कंप्लायंस रिस्क है। कंप्लायंस रिस्क, कंपनी हैज अ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी फॉर नॉन कंप्लायंस, क्योंकि अब जर्मन कंपनी है, एमएनसी है, तो ऐसा लगता है कि हमारी जो अक्सर एमएनसीज हमारी कंट्रीज में जो हैं उनमें अक्सर ये उनमें रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, सख्त होते हैं, दे आर फॉलोइंग द सेम रूल्स रेगुलेशंस व्हिच दे हैव इन देयर ओन कंट्री, राइट है। तो
company further understand non-compliance laws and regulations may result in the imposition of penalties, debarment, blacklisting, license cancellation, etc. सही है। कंपनी उन्होंने लिख दिया कि अगर हम किसी कहीं के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, लॉज रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो जहां भी वो हैं अपने पूरी दुनिया में तकरीबन, सही है ना। तो क्यों पूरी दुनिया में, तो हर कंट्री में है, तो हर कंट्री के रूल्स रेगुलेशंस भी डिफरेंट हैं, तो उनको उसके हिसाब से वहां पर देखना पड़ता है क्या रूल्स रेगुलेशंस बने हुए कंट्री के लेवल पे लॉज, और उसके हिसाब से उनको देखना पड़ता है कि व्हाट डू वी फॉलो, हाउ डू वी फॉलो देम, एंड इफ वी डू नॉट फॉलो देम देन द कंट्री जो है, जो हुकूमत है वहाँ की जहाँ पर वो काम कर रहे हैं, तो वो हुकूमत जो है वो फिर उनको सजा दे सकती है, पेनल्टी लगा सकती है, ब्लैक लिस्टिंग कर सकती है, लाइसेंस जो भी बनाने का लाइसेंस दिया है वो कैंसिल कर सकती है। ब्लैक लिस्टिंग कर देगी तो दे कैन नॉट इवन बिड फॉर द प्रोजेक्ट्स, यानी कि जो प्रोजेक्ट्स निकल रहे होते हैं गवर्नमेंट वगैरह के, उनमें वो हिस्सा भी नहीं ले सकते, इसलिए उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है, सही है। एंड to mitigate those risks, companies implement a very comprehensive and effective compliance function. उसके अलावा उनके पास देखो business conduct guidelines हैं which define the company's expectations from all directors, executives and employees and from anyone they conduct business. Okay, उन्होंने लिख दिया है बेसिकली, आपको इंटेग्रिटी वाली बात आ गई यहाँ पर, सही है। इंटेग्रिटी वाली बात कि उन्होंने क्लियरली कम्युनिकेट एनफोर्समेंट कर रखी है कि आपको प्रॉपर तरीके से एथिकल और मोरल वैल्यूज ऑनेस्टली काम करना है, चाहे आप डायरेक्टर हो, चाहे आप एग्जीक्यूटिव हो, चाहे एम्प्लॉइज, डजंट मैटर, एवरीवन हैज टू फॉलो द सेम गाइडलाइंस। ओके, तो ये सब देखें इसी क्यों रखी गई है, ये इंटरनल आप कोई जो एनीवे सो हम आगे बढ़ते हैं, अगर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो कोई मसला नहीं है। So this is the ICI Pakistan Limited की 2018 annual report. ICI Pakistan it's a chemical company basically, and they make paints वगैरह बनाते हैं, तो इसके it's a basically a chemical company, सही है। तो risk management processes उन्होंने पूरा डिटेल दी है, इंफॉर्मेशन दी है, किसके अंदर एनुअल रिपोर्ट में दे दी है, what which is public information दे दी है बिल्कुल। how do we manage, how do we assess the risks, how do we manage those risks, ताकि we keep running a successful sustainable operation, सही है। उन्होंने पूरी information दी है। Our company's risk management processes are designed to safeguard our assets and address possible risks to our businesses, including possible impacts on business continuity. उसके अलावा उन्होंने क्या किया है, they have a clear organizational structure with a well-defined chain of authority. Our senior management teams that are responsible for implementing procedures, monitoring risk, and assessing the effectiveness of various controls. तो उन्होंने पूरी बता दिया, रिस्क असेसमेंट का पूरा डायग्राम है उनके पास, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट, रिस्क प्रोफाइलिंग, एक्शन प्लान्स, रिस्क रिपोर्टिंग। इतना तो डेप्थ में तो हमारी स्लाइड भी नहीं है जितनी डेप्थ में ये गए हैं, राइट, कि आइडेंटिफाई रिस्क, असेस रिस्क, मैनेज रिस्क। उन्होंने आइडेंटिफाई करा रिस्क, असेस करा रिस्क, और उसके बाद मैनेजमेंट में है ना, तो मैनेजमेंट में 3 हिस्से और आ गए, रिस्क प्रोफाइलिंग, एक्शन प्लान्स एंड रिस्क रिपोर्टिंग। उन्होंने पूरा एक प्रोसेस बनाया हुआ है कि हाउ डू वी मैनेज रिस्क्स। ओके, अब उन्होंने कुछ डिटेल्स भी आपको दी हैं किस तरह का रिस्क है, सही है। इसमें उन्होंने पूरा आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है, हाउ व्हाट काइंड ऑफ रिस्क ICI पाकिस्तान गोज थ्रू। तो फॉर एग्जांपल एक रिस्क हम पढ़ते हैं, एक रिस्क उनका है चेंजिंग इकोनॉमिक कंडीशंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड लॉ एंड अदर सिचुएशन। गवर्नमेंट चेंज हो जाए, डिफरेंट लॉज आ सकते हैं, दैट्स अ रिस्क फॉर द कंपनी। ओके, उससे किस तरह के लॉस बने, उसमें हो सकता है कि अब ये किस तरह का टाइप है, ये टाइप स्ट्रेटेजिक टाइप है, इट्स स्ट्रेटेजी, हमें स्ट्रेटेजी हमें चेंज करनी पड़ जाए, ये लॉस चेंज हो गए, सही है। तो इट्स स्ट्रेटेजिक हमारा ये टाइप है रिस्क का। इसमें आपका क्या, लोकल कंपटीशन, रिस्क ऑफ एड हॉक टैरिफ एडजस्टमेंट्स, कंपनी अचानक उसके ऊपर कोई इंपोर्ट कर रहा है कुछ चीज़, तो ड्यूटीज लगा दी जाए कि भाई ये चीज़ आप नहीं कर सकते, तो ड्यूटी ज़्यादा लगेगी, इस पर ड्यूटी कम लगेगी, वगैरह वगैरह, ड्यूटी बढ़ा दी जाए। जैसे अभी आजकल में आपको पता चला पिछले साल से हमारे ऊपर बहुत कम अवाम में बहुत शोर हो रहा था वैसे, कि बाहर से इतनी गाड़ी महंगी क्यों है, बाहर से क्यों मंगवाई जाती हैं, यहाँ बनाएं, यहाँ जब बनाएंगे तो प्लांट बनेंगे तो लोग जॉब्स मिलेंगी, और गाड़ियाँ जब यहाँ बनेंगी लोकली प्रोड्यूस्ड होंगी तो वो टेक्नोलॉजी भी उनको हम सीखेंगे, जॉब्स भी मिलेंगे लोगों को मिलेंगी, और हम गाड़ियाँ भी चीप मिल होंगी कंज्यूमर के लिए। तो चीप होंगी, ज़्यादा लोग गाड़ी खरीदेंगे, ज़्यादा लोग गाड़ी खरीदेंगे तो हमारा GDP भी ऊपर जाएगा, और सही है, इकोनॉमी बेहतर होगी। तो उसकी वजह से उन्होंने ड्यूटीज लगा दी।
एनीवे इंपोर्ट्स पे कितने ज़्यादा इंपोर्ट्स और ड्यूटीज़ लग गई वगैरह वगैरह। तो ये सब चीज़ें जो हैं, जब हर कंपनी जो है कोई चीज़ जो है वो बाहर से इंपोर्ट कर रही है या एक्सपोर्ट भी कर रही हो सकता है कुछ, तो उसमें इकोनॉमिक्स क्या हो रही है बाहर की वगैरह, तो ये सब रिस्क पैदा हो सकते हैं। सही है ना? अम, तो रिस्क मिटिगेशन प्लान उन्होंने बता दिया कि रिस्क, हाउ टू मिटिगेट दैट रिस्क, हाउ व्हाट डू वी डू टू मिटिगेट दैट रिस्क। सही है। ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग इज आल्सो प्रोवाइडेड टू अपडेट कंसर्न्ड स्टेक होल्डर्स। बोर्ड एंड मैनेजमेंट continuously seek dialogue with policy makers through various business forums. The overall interest of domestic industries and are actively vigilant with policies and proceedings of cases filed against anti-dumping. बोर्ड और मैनेजमेंट जो है वो रिलेशनशिप बनाते हैं पॉलिटिकल लोगों के साथ, और ताकि उनसे बातचीत हमारी रहे, ताकि इंडस्ट्री, चेंबर ऑफ इंडस्ट्री होता है, राइट, चेंबर इंडस्ट्री का अपने चेंबर्स होते हैं। कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स जैसे है फॉर एग्जांपल, तो एक जनरल है, सही है, जो भी बिजनेस में। उसके अलावा हर जो इंडस्ट्री उसके अपने समझ लें चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री होता है, जिसमें उस इंडस्ट्री से मुतल्लिका जो लोग होते हैं वो लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व, कंपनीज इन्वॉल्व होते हैं, ताकि कुछ चीज़ जैसे अब जैसे गाड़ी की बात कर रहा था, गाड़ी की इंपोर्ट वगैरह के, तो गाड़ी के लोगों की अपनी एक एसोसिएशन है। सही है ना? रिटेलर्स की एसोसिएशन है, होलसेलर्स की एसोसिएशन है वगैरह वगैरह, शोरूम वालों की है, गाड़ी वालों की के, ताकि वो देख सकें कि भाई कंपनीज में वो गवर्नमेंट के रूल्स क्या आते हैं रिलेटेड, कंपनी रूल्स क्या आते हैं रिलेटेड टू कार्स एंड स्टफ एंड व्हाट दे डू। रिस्क एक्सपोजर रेटिंग, और हमारा रिस्क एक्सपोजर क्या है। सही है। हाउ हाई इज इट इनसिग्निफिकेंट रिस्क, इज इट अ सिग्निफिकेंट रिस्क, इंपॉर्टेंट रिस्क है या अनइम्पॉर्टेंट रिस्क है। सही है। उसके अलावा उन्होंने और भी चीज़ें दी हुई हैं, और भी हैं, लाइबिलिटीज़ का आ गया, कंप्लायंस का इशू हो सकता है, तो मीडियम रिस्क है वो। हम शायद अपने एनेबिलिटी टू अट्रैक्ट, एंगेज एंड रिटेन हाई पोटेंशियल प्रमोटेबल टैलेंट, हम हो सकता है कि उस तरह के एम्प्लॉयज़ को हायर ना कर सकें जिससे हम चाहते हैं। हाई पोटेंशियल वाले, हाई कॉम्पिटेंसी जिनके पास हो, तो उसमें वो भी बड़ा इट्स अ मीडियम रिस्क है, लेकिन स्ट्रेटेजिक रिस्क है, हमें अपनी एचआर प्रैक्टिसेस को देखनी होंगी। उसके अलावा उन्होंने और क्या है, ऑपरेशनल, कमर्शियल, ऑपरेशनल टाइप भी आ गया। ऑपरेशनल रिस्क है, इट्स अ लो टू मीडियम। क्या है भाई, हम सिंगल सोर्स पर, मेजर प्रिंसिपल्स पर हम डिपेंडेंस ना हो जाए। ये नहीं कि एक ही सप्लायर हमारे रखा हो किसी चीज़ का, कि अगर वो कल बैंकरप्ट हो जाए तो हमारा ऑपरेशन नहीं चलेगा, तो ऑपरेशनल रिस्क पैदा हो रहा है उससे। बट सम लो और मीडियम रिस्क है। प्रोडक्ट रिस्क है, कमोडिटी रिस्क, उसके अलावा बहुत सारे रिस्क उनके पास हैं। ये तो आईसीआई पाकिस्तान का 2018 की एनुअल रिपोर्ट है, विच यू कैन डाउनलोड yourself if you want to read this. You can download yourself from the पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखें, फाइनेंशियल भी रिस्क आ गया, अब इसमें इंटरेस्ट रेट रिस्क भी आ गया, क्रेडिट रिस्क भी आ गया, लिक्विडिटी रिस्क वगैरह वगैरह। दे आर ऑल फाइनेंशियल वाले जितने वो सब लो रिस्क हैं। सही है। एनीवे, सो दिस इज ये रिस्क मैनेजमेंट आपको दिखाई मैंने कि ये जिस कंपनी इस तरह रिस्क मैनेजमेंट कर रही होती हैं, उनको रिस्क मैनेजमेंट करने से आसानी होती है कि अगर उन एरियाज में, उस चीज में, उस कैटेगरी में कोई मसला पैदा हो तो दे आर रेडी टू हैंडल दैट। ओके। सो रिस्क कैन अराइज चेंज टू सर्कमस्टेंसेस, अभी हमने इसे देखा है, रिस्क किसी वजह से भी हो सकते हैं कंपनी के अंदर। सही है। उसमें आपका कंपनी के अंदर रिस्क किसी भी तरह की वजह से हो सकते हैं, चाहे उसमें आपका ऑपरेशन की वजह से मसला हो गया हो, न्यू लोगों को आपने हायर करा है तो उसके वजह से मसला हो जाएगा। सही है, नए लोग आ रहे हैं तो तब तक वो ट्रेनिंग, उनको अगर ट्रेनिंग नहीं देंगे तो रिस्क बढ़ जाएगा कंपनी में, इसलिए दे डू नॉट नो व्हाट टू डू। सही है ना? न्यू और रिवैम्प्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, न्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम होना, अब उसमें आपका आईटी सिस्टम अगर हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो कितना न्यू है सिस्टम, कहाँ सोर्स कहाँ से आया है, ये कोई बड़ी कोई कंपनी, अच्छी कंपनी सोर्स लिया हुआ है, ऐसे ही कोई छोटा मोटा सॉफ्टवेयर ले लिया है, उसको क्या मुस्तकिल अपडेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, अपडेट नहीं करेंगे सॉफ्टवेयर के साथ, थोड़ा मसाफ पता है कि हैकिंग हो सकती है इजीली। उसमें आप मुस्तकिल अगर अपडेट करते रहेंगे तो नए फीचर्स भी आपके पास आते रहेंगे, जो हो सकता है कि मे बी रिक्वायर्ड हो बिकॉज ऑफ चेंजिंग लॉज और रेगुलेशन। सही है। फॉर एग्जांपल, अगर पाकिस्तान कह दे भाई हम अब जैसे कर रहा है कि हम सख्ती कर रहे हैं भाई टैक्स कलेक्शन में, एफटीआर टैक्स सख्त कर रहा है टैक्स कलेक्शन में, तो अगर टैक्स कलेक्शन में सख्ती करेंगे तो भाई हमें ये डेटा चाहिए टैक्स कलेक्ट करते हुए, तो वो आपको कोडिंग करनी पड़ेगी।
आईटी सिस्टम के थ्रू कोडिंग करेंगे आप अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर के हमको अब ये नई इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके कुछ खरीदो फरोख्त के लिए, ताकि टैक्सेशन वाले लोग हैं वो हमसे डिटेल हमसे मांगेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आपका ये सीएनआईसी की रिक्वायरमेंट हो गई, सही है कि भाई इतनी बड़ी चीज़ खरीदोगे सीएनआईसी की देना पड़ेगा ताकि आइडेंटिफिकेशन हो सके किसको बेचा गया है। तो ये सब आप जब रिकॉर्ड्स आपके पास होंगे तो उसमें लिखना होगा, ओके, उसमें आपको डालना होगा। तो ये सब के लिए आपको इन्फॉर्मेशन नहीं लिखेंगे तो रिस्क पैदा होगा, कंप्लायंस रिस्क का मसला पैदा हो जाएगा वहाँ पर कि आप जो रूल्स बने हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, एफबीआई की तरफ से, यू आर नॉट फॉलोइंग दोज रूल्स। रैपिड ग्रोथ, बहुत तेजी से कंपनी ग्रो हुई है। अक्सर हमारी जो एंटरप्रेन्योरल कंपनी होती हैं, स्पेशली जैसे आपकी आईटी रिलेटेड कंपनीज हैं, वो बहुत तेजी से ग्रो होती हैं, और जब ग्रो हो रही होती हैं तो मल्टीपल लोग मल्टीपल काम कर रहे होते हैं, एक केओस होता है, एक बस फसाद फैला हुआ होता है, सही है। लेकिन जैसे जैसे बड़ी कंपनी होती है तो उसको वो मैनेज करना होता है कि जो रिस्क पैदा हो चुके हैं, हाउ डू वी मैनेज दैट रिस्क। न्यू टेक्नोलॉजी कुछ आ रही है, सही है, कोई नई टेक्नोलॉजी। अभी जैसे नई टेक्नोलॉजी आपके, हम इसी की बात कर लें, ये आपका ऑनलाइन टीचिंग मेथड जो है, तो अचानक एक ऑनलाइन टीचिंग मेथड का करना पड़ गया, एक ऐसा मसला पैदा हो गया। तो अब हाउ आर वी डूइंग दैट, सही है। एक माचू के लिए इसमें भी एक रिस्क है, सही है ना, कि अब ऑनलाइन टीचिंग हम किस तरह कर रहे हैं। कुछ टीचर्स जो हैं वो, जिस तरह मैं आप लोगों को ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स भेजता हूँ, कि क्लाइंट समझा के भेजता हूँ, कितने टीचर्स वो भी नहीं कर रहे होते हैं, राइट। यू मे बी टेकिंग क्लासेस विद दोस टीचर्स, यू मे नॉट, कितने टीचर्स नहीं कर रहे हैं, कितने टीचर्स जो हैं वो आपके बस स्लाइड्स पकड़ा देंगे कि भाई खुद से पढ़ लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो पता पूछ लेना, टाइप चीज़, कोई लेक्चर नहीं, सही है। उसमें अब कोई स्टूडेंट पढ़े ना पढ़े, उसको समझ में कितना आए ना आए, सबका सही है, तो उसमें उसमें रिस्क बढ़ गया, सही है। कोई टीचर शायद क्लास ना ले, जैसे हमारी कुछ क्लास हमारी मिस हुई, कितनी चीज़ों सही, कितने क्लासें मिस हुई, कितने लोगों की, सही है, कितने टीचर्स की मिस हो रही है। तो अगर टाइम पे नहीं ली जा रही है या मिस हो रही है तो उससे भी रिस्क पैदा हो रहा है। क्या रिस्क पैदा हो रहा है कि उससे मल्टीपल रिस्क पैदा हो रहा है। एक तो कंप्लायंस रिस्क हो रहा है कि एचईसी का रूल है कि भाई अगर आप ऑनलाइन चाहते हैं, आप देते रहें अगर लेक्चर, तो आप ऑनलाइन आप चाह रहे हैं कि हम आपके काम करते रहें, ऑनलाइन क्लासेस लेते रहें, तो आपको ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, नहीं करेंगे तो हम एचईसी जो है वो यूनिवर्सिटी बंद करा देगी, सही है, मुकम्मल तौर पे, यानी कि ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं होगी। और अगर यूनिवर्सिटी अगर कंप्लायंस रिस्क हो गया, उसके अलावा आपका इसमें कंपनी के लिए, माजू के लिए अपना फाइनेंशियल रिस्क भी है। अगर ऑनलाइन क्लासेस बंद हो जाएं तो हर क्लास बंद हो जाएगी तो क्या होगा, स्टूडेंट्स फिर फीस वापस मांगेंगे, आप लोग फीस वापस मांगेंगे, भाई हमने फीस पे करी थी क्लास लेने के लिए, कोर्स पढ़ने के लिए, अगर आप हमें कोर्स ही नहीं पढ़ाएंगे, इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, नॉलेज नहीं देंगे उस चीज़ की, तो पैसा वापस करो मेरा, राइट। पैसा वापस मांगेंगे तो क्या होगा, माजू को तो लॉस हो जाएगा, बिकॉज दे जस्ट लॉस्ट सो मच रेवेन्यू लूज हो गया उनका। आप लोग शायद कहीं और ना जाएं तो कस्टमर लूज ना हो, आप तो कस्टमर है ना, बेसिकली स्टूडेंट्स आर लाइक कस्टमर्स, राइट। तो आप कस्टमर्स हैं, आप कस्टमर्स, आप कहीं और नहीं जा रहे, कहीं हर यूनिवर्सिटी ही हालत गुजर रही है, तो आप कहीं और नहीं जा रहे, आप कहीं कि हम माजू ही से ग्रेजुएट करेंगे, हम माजू से ही हम वापस लौट के आना है। तो माजू में नॉट बी लूजिंग कस्टमर्स, बट माजू अगर आपने पैसा मांग लिया वापस सारे का स्टूडेंट्स ने कि भाई हम नहीं ले लें ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस में प्रोवाइड नहीं की जा रही हैं, टीचर्स नहीं हमें क्लासेस लेने दे रहे हैं, तो क्या होगा कि पैसा वापस मांगेंगे, पैसा वापस मांगेंगे, दैट्स अ फाइनेंशियल रिस्क। कंपनी है कि भाई अब हमारा तो लॉसेस हो जाएंगे, रेवेन्यू नहीं आ रहा तो लॉस होगा, लॉस हो जाएंगे तो हमारी तो परेशानी हो जाएगी पैदा, फाइनेंशियल रिस्क पैदा हो जाएगा बहुत। उसमें ऑपरेशन रिस्क पैदा हो रहा है कि हम वी कैन नॉट कंटिन्यू अवर ऑपरेशंस, इट इज आल्सो फाइनेंशियल रिस्क पैदा हो रहा है। और उसमें हमारा आपका कंप्लायंस रिस्क पैदा हो रहा है, जैसे बताया कि ऑनलाइन क्लासेस का सही तरह से नहीं लेंगे तो एचएससी की जो रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं हम उसको भी तोड़ रहे हैं। तो टू टेक्नोलॉजी से अब किस तरह ली जा रही क्लास, किस तरह नहीं ली जा रही है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो सब प्रॉब्लम पैदा करेगा, इस पर न्यू रिस्क ला सकता है। न्यू बिजनेस मॉडल्स हो रहे हैं, नई प्रोडक्ट्स आप दे रहे हैं, आप बनाना शुरू कर दी हैं, आपने नई सर्विसेज दे रहे हैं, आपने बिजनेस मॉडल अपना चेंज कर दिया है, सही है। तो वो सबसे आपका रिस्क डिफरेंट हो सकता है, रिस्क बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग्स, पहले एक अकेली कंपनी थी, उसे दूसरी कंपनी खरीद ली, मर्ज हो गए, सही है। तो मर्ज अगर हो गए या दूसरी कंपनी खरीद ली, तो परचेज एक्विजिशन कंपनी कर ली, तो क्या होगा कि जाहिर बात है कि अब दूसरी जो नई कंपनी है उसके एम्प्लॉइज, उसका मेथड, उसके कल्चर, उसका एनवायरनमेंट जो था काम करने का वो हिसाब से डिफरेंट हो। नाउ इट इज योर कंपनी, आपने बाय कर ली वो कंपनी, तो आपको वो चीज़ चेक करनी पड़ेगी, आपको कितने एम्प्लॉइज रखे हैं, उनके नहीं रखे हैं,
किस बेसिस पे रखें, उन्होंने किस बेसिस पे लोगों को हायर करा था, हो सकता है उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही पर्ची पे हायर करा हो, आप हायर मेरिट पे करते हो, तो आपको ये सब चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी। इट विल इंक्रीज योर रिस्क एज अ क्लाइंट, सॉरी कस्टमर, जो बिजनेस उसका रिस्क बढ़ सकता है। या उल्टा आप और या फिर फॉरेन ऑपरेशंस आप चले गए बाहर, यानी कि और आप इंटरनेशनल कंपनीज बनाई, इंटरनेशनल कंपनीज करेंगे, इंटरनेशनल रूल्स पैदा हो जाएंगे, इंटरनेशनल रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। इंटरनेशनल रूल्स को फॉलो करने पे आए तो कहीं अगर आपने तोड़ा तो नुकसान भी हो सकता है, पेनल्टी भी किस तरह की हो सकती है, वगैरह वगैरह। तो ये सब रिस्क बढ़ा देंगे आपके रिस्क। तो और अकाउंटिंग प्रोनाउंसमेंट्स, नई अकाउंटिंग रूल्स आते रहते हैं, आईएफआरएस चेंज होता रहता है बार बार। ओके, तो उसमें क्या होगा कि आप आईएफआरएस चेंज होगा तो नए रूल्स आएंगे, तो आप उसको फॉलो, कंप्लायंस रिस्क पैदा हो रहा है कि आप उसको फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और अगर कर भी रहे हैं तो सही तरह से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, जो चीज़ आईएफआरएस कहना चाह रहा है आप उसी तरह उसको फॉलो कर रहे हैं या अपना कोई मतलब निकाल लिया है उससे। तो इस सब से आपका रिस्क असेसमेंट प्रोसेस पैदा होगा, रिस्क पैदा होंगे, हर चीज़ में रिस्क है, हर स्टेप में रिस्क पैदा होगा। कुछ आसानी पैदा करेंगे, कुछ आसानी पैदा नहीं करेंगे। मैंने आपको आईसीआई पाकिस्तान की एनुअल रिपोर्ट पे दिखाई कि उनकी मल्टीपल उन्होंने पॉइंट आउट करें चीज़ें, कंप्लायंस रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, क्या क्या हो सकता है, उसकी उनकी रैंकिंग करी है, हाई, लो, मीडियम। लो वाले को बाद में देख लेंगे, छोड़ो, या हाई वाले को फौरन नजर में रखना है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं। ओके, फिर आता है इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम कैन बी पेपर वर्क भी हो सकता है, मैनुअल भी हो सकता है। बट वॉज इट कंसिस्ट, इंफॉर्मेशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो फिजिकल हार्डवेयर कंपोनेंट्स आ गए आपके, सॉफ्टवेयर, पीपल, प्रोसीजर्स, डेटा। सही है, तो इसमें आपका जैसे अगर हम आईटी सिस्टम में ले लें तो इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो उसमें आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके सर्वर्स, लैपटॉप्स वगैरह, सही इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल हार्डवेयर कंपोनेंट्स, सॉफ्टवेयर, क्या सॉफ्टवेयर डाले हुए हैं, आप कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, क्या क्या सॉफ्टवेयर लोगों में डाले हुए हैं कंप्यूटर्स वगैरह के अंदर, people who are operating those software, who is going to maintain those softwares and इंफ्रास्ट्रक्चर। सही है, कौन मेंटेन करेगा, कौन इंफ्रास्ट्रक्चर को देखेगा कि सही इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं है, सॉफ्टवेयर सही तरह से है नहीं है। उसके बाद प्रोसीजर्स क्या हैं आपके, व्हाट आर द इंटर प्रोसीजर्स टू, फॉर एग्जांपल जैसे बैंक्स में, अब बैंक्स में क्या होता है कि जब बैंक में कोई, या हम जॉब्स में भी, आप लोग जो जॉब कर रहे हैं, स्पेशली एमबीए वाले जो जॉब कर रहे हैं, उनमें भी आप देख रहा होगा कि अगर आप ऐसी बड़ी कोई कंपनी में है, उस छोटी कंपनी में भी होता हो, लेकिन बड़ी कंपनी में अगर आप फॉर एग्जाम्पल कंपनी में काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको एक कंप्यूटर सिस्टम दिया गया है, सही है, चाहे वो डेस्कटॉप हो चाहे लैपटॉप हो, वट एवर, सही है। लेकिन उस कंप्यूटर सिस्टम में क्या होगा कि आपको हो सकता है कि उन्होंने डाल दिया हो एक पासवर्ड, यूजर नेम पासवर्ड, उसमें क्या वो प्रोसीजर्स भी है कंट्रोल करने के लिए, कि अगर एक बंदा अपना यूजर नेम पासवर्ड डाले, तो ये नहीं कि वो एक ने डाला और हर कोई उसी पे काम कर रहा है, वरना कोई गलत काम होगा तो पकड़ा नहीं जाएगा कि किसने गलती करी है। सही है ना, ये प्रॉब्लम हो चुकी है। इस एग्जाम्पल में आपको देता हूँ, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। ये कोई 2 साल पहले की बात है, जब बैंक ऑफ पंजाब, इंडिया का जो बैंक ऑफ पंजाब है, उसमें बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ, बिलियंस का नुकसान हुआ। वो केस अभी भी चल रहा है वैसे कोर्ट सिस्टम में। एनीवे, बिलियंस का नुकसान हुआ, अचानक खबर निकली, बिलियंस का नुकसान हुआ। सबसे पहले जाकर तो किसी कंपनी में नुकसान होता, सबसे पहले ऑडिटर की गर्दन पकड़ी जाती है, ऑडिटर्स को पकड़ी गई, भाई हुआ क्या था। मेरे ख्याल से डेलॉयट थे या प्राइस वाटर हाउस थे या मे बी केपीएमजी, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर। एनीवे, तो जब उनकी पकड़ वो चेक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी भी चल रही है, इतनी आसानी से बिलियंस का नुकसान होता है तो आसानी थोड़ी मसला हल होता है। तो वो चीज़ चेक करी जा रही है, वो सब हो रहा है। तो इन्वेस्टिगेशन में खास पिछले साल की रिपोर्ट थी, खबर आई थी कि उन्होंने जब इन्वेस्टिगेशन करी तो एक चीज़ उनके सामने आई कि होता क्या था कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस है ये, और मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ बिलियंस का। तो उसमें हुआ बिलियंस का नुकसान हुआ, तो उसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने बताया कि एम्प्लॉइज़ ने एक ब्रांच के, कि जब हम ब्रांच खोलते हैं तो एक लाइन लगी होती है बाहर हमारे, बैंक ब्रांच जब खुली तक लाइन लगी होती है, और जब हम बैंक ब्रांच खोलते हैं तो बस लोगों की लाइन लग जाती है और हमें जल्दी हमें काम करना पड़ता है। सही है, तो उसमें हम आसानी के लिए क्या करते थे कि हर एम्प्लॉय को, तो वैसे कंपनी ने हर एम्प्लॉय को उसका अपना यूजर नेम पासवर्ड दिया हुआ है, स्पेशली बैंकिंग की आप बात कर रहे हैं, राइट, कि उसमें अगर किसी ने गलत तरीका कुछ गलती करी तो हर किसी का बैंक पासवर्ड को, आपका यूजर नेम पासवर्ड है, किसी ने कुछ गलती करी तो पकड़ा जाएगा। किसी ने कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस में हिस्सा लिया है, एम्प्लॉई ने, या कुछ कुछ गलत काम करा, या फंड आगे पीछे कुछ कर दिया, पैसा गलती से ही कर दे, मिस्टेक ही करते हुए कर दिया अगर, तो हम एरर पकड़े हैं कैसे, किसने करा।
क्या उसको पता नहीं है, उसको हमने ट्रेनिंग नहीं दी है, या सही है। तो उसको पकड़ने के लिए, उसको चेस करने के लिए क्या भाई कौन है, ये इन्वेस्टिगेशन जब होगी तो पूछा किसने करा, कैसे हुआ, चाहे आप उसको ट्रेनिंग के लिए पता चल रहा हो किसने करा, ताकि आप सजा ना दें, नहीं निकालने पर हम पहुंच जाएं। लेकिन आप उस चीज़ को पकड़ेंगे कैसे जब तक आपको मालूम ही नहीं है किसने कराया है। वो कैसे करेंगे कि यूजर ने पासवर्ड से आप ट्रैक करेंगे, भाई आप पकड़ लेंगे भाई ये प्रॉब्लम इस कंप्यूटर से आई है, भाई कंप्यूटर पे किस वक्त आया, क्या यूजर नेम पासवर्ड है, अच्छा भाई ये बंदे से हुआ ये काम, सही है ना। लेकिन अब उन्होंने एग्जांपल बताई उन लोगों ने, बैंक ऑफ पंजाब के एम्प्लॉइज ने, ब्रांच एम्प्लॉइज जो थे, कि हमारा होता कहता है कि ब्रांच खोली, लाइन लग गई। अब जल्दी जल्दी हर किसी को तो यूजर ने पासवर्ड दिया हुआ है कंपनी ने, यानी कि डिजाइन उसकी अच्छी तरीके से हुई भी है। मसला कहाँ आता था, एम्प्लॉइज क्या करते थे कि जल्दी जल्दी होती थी। होता कहता है कि अब कंप्यूटर सिस्टम, हर किसी का अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम नहीं है, एक शेयर्ड कंप्यूटर है या दो शेयर, जो भी है शेयर्ड रिसोर्सेज होते हैं, शेयर्ड कंप्यूटर्स हैं। तो अगर एक ने कुछ साइन इन करा, एक ने यूजर ने पासवर्ड साइन इन करा, तो बार बार अब वो जब खत्म कर लिया अपना सेशन, तो ये नहीं है कि वो लॉग ऑफ करेगा, फिर दूसरा आएगा तो उसको लॉग ऑन करेगा, फिर 5 मिनट काम करेगा, फिर लॉग ऑफ हुआ, फिर दूसरा आया। इस तरह नहीं कर रहे थे। क्या कर रहे थे कि जल्दी जल्दी में कि एक ने यूजर ने पासवर्ड डाला अपना, और फिर बाकी सब उसी को यूज कर रहे हैं, यानी कि कोई लॉग ऑफ कर ही नहीं रहा है। लॉग ऑफ करेंगे तो दूसरे बंदे को अपना यूजर नेम पासवर्ड डालना होगा, फिर उसमें साइन इन होगी, फिर हम दोबारा लॉग ऑफ करेगा। यानी कि आप, यानी कि जल्दी जल्दी में हमारा 2 मिनट भी ज़ाया ना हो, हम जल्दी इन कस्टमर्स को निपटा लें, ख़त्म करें किस्सा। तो उसमें उन्होंने क्या करा कि उन्होंने जो इंटरनल कंट्रोल्स बना हुआ था, डिज़ाइन अच्छी तरह से, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में ख़राबी हो गई। उसको उन्होंने उसकी मॉनिटरिंग नहीं करी, मैनेजमेंट ने उसकी मॉनिटरिंग नहीं करी। जो ब्रांच मैनेजर था उसने इस चीज़ को जाने दिया, माफ़ कर दिया, मॉनिटर नहीं करा, उसको वहीं रोकने देते कि नहीं ये गलत काम है, हम नहीं कर सकते, सही है। और रिजल्ट ये निकला कि बिलियंस का नुकसान हो गया, बिलियन डॉलर, रुपी भी नहीं, बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। पता नहीं कितने बिलियन डॉलर्स, नॉट इवन $1 बिलियन, बट पता नहीं कितने बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। और उनको जब पकड़ना भी मुश्किल हो गया कि किसने करा है ये काम, इसलिए कि एक ही बंदे का नाम आ जाएगा मौजूद है, इसलिए कि एक ने साइन इन करा और सब उसी को कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं। तो प्रोसीजर्स क्या हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड। फिर आपका आता है डेटा, व्हाट इज योर डेटा, सही है। डेटा प्रोटेक्शन क्यों होना जरूरी है। जब हम इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करते हैं तो हमारा डेटा आ गया। अब डेटा जो रिटर्न है वो रिटर्न नहीं है, लिखा हुआ नहीं है पेपर वर्क पे। डेटा जो है वो हर चीज सॉफ्ट कॉपी में है। अगर डेटा करप्ट हो जाए तो हमारा डेटा इनएक्सेसिबल हो जाएगा। तो ये अगर कोई वायरस आ गया, रैंसमवेयर आ गया, रैंसमवेयर शायद आपको पता हो, रैंसमवेयर इज कि वायरस कोई आता है, वो वायरस कंप्यूटर को लॉक डाउन कर देता है, सही है। कि ये कंप्यूटर लॉकडाउन है, जब तक आप हमें इतना पैसा नहीं भेजेंगे उस वक्त तक हम इसका तोड़ आपको नहीं देंगे। और वो कभी तोड़ भेजते भी नहीं है वैसे। पैसा भी अगर आपने गलती पैसा दे भी दिया तो तोड़ भी नहीं भेजने वाला आपको, पैसा भी गया और कंप्यूटर भी गया। तो अक्सर होता क्या है कि वो रैंसमवेयर भेजकर वो इस तरह करेंगे, वो वायरस भेज देंगे, और वायरस एक्टिवेट होकर फौरन कंप्यूटर लॉकडाउन कर देगा, कहेगा कि, और उसमें मैसेज आने शुरू हो जाएंगे कि यू नीड टू पे अस दिस मच मनी इन दिस आवर, यानी कि रैंसम एक तरह से होता है ना, जैसे अगवा करके रैंसम मांगते हैं, तो उसी तरह का रैंसम, यानी कि आपका कंप्यूटर अगवा की तरह से हो जाएगा। और उस वजह है कि आपकी फाइल्स और वगैरह जो हम उसी वक्त रिस्टोर करेंगे जब आप इतना पैसा हमें दे देंगे, इस नंबर पे कॉल करें वगैरह वगैरह। उसमें हुआ क्या कि जैसे अभी हमारा अभी जो करंट चल रहा है उसमें क्या हुआ कि हमारे तो एनीवे, तो ये चीज़ें प्रॉब्लम आ सक रिस्क पैदा होते हैं। और ये सब चीज़ें देखा जाएगा कि ये सब चीज़ें से इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है इसमें किस तरह के लोग इन्वॉल्व हैं, प्रोसीजर्स क्या हैं रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन सिस्टम, डेटा किस तरह प्रोटेक्ट करा जा रहा है, करप्ट ना हो, कोई चोरी ना कर ले उस डेटा को, ये भी एक अलग मसला पैदा हो सकता है, सही है ना। जैसे हमारे यहाँ पे थे किसी, आई थिंक करीम की खबर आई थी, पिछले साल की आई थिंक खबर थी शायद, या पिछले साल के, उससे पहले पिछले साल के थी शायद, आई थिंक 1-1.5 साल हो चुका है इस बात को। लेकिन शायद आई थिंक करीम की खबर आई थी कि करीम की जो राइडर्स होते हैं, पैसेंजर्स होते हैं, ज़्यादातर उन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन डाली होती है करीम ऐप पर। यहाँ तक कि कुछ लोगों तो वॉलेट, बैंक इंफॉर्मेशन डाली होती है, वॉलेट पर कनेक्ट कर होता है उनका। तो वो सब चोरी हो गया था, राइट, शायद आपको याद हो, डेटा प्राइवेट डेटा लीक हो गया था। तो वो सब भी देखा जाएगा। Okay, that's also increases your risk. उसके अलावा
तो इसमें उन्होंने और बताया है कि हाउ टू इवेलुएट इट। तो आप देखें बिजनेस ट्रांजैक्शंस, बड़ी बड़ी बिजनेस कंपनी की प्रिंसिपल बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या हैं, मटेरियल बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या हैं, सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस क्या हैं, हाउ आर द रेलेवेंट टू द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस से किस तरह हैं, उनमें किस तरह वो उसको अफेक्ट कर रहे होते हैं। आर दिस प्रोसेस इट कैन बी बोथ मैनुअल और कंप्यूटराइज्ड। हो सकता है कि हर जगह बिल्कुल ही हर चीज़ मैनुअल में ना हो, कुछ कहीं कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहा हो, सही है ना। तो आप दोनों चीज़ देखेंगे कि इन्फॉर्मेशन सिस्टम चाहे मैनुअल हो या कंप्यूटराइज्ड हो, चाहे पार्शली हो, कंप्लीटली हो, वॉट एवर, आपको देखना पड़ेगा कि व्हाट काइंड। ओके, उसके बाद अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स भी आप देखेंगे, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स यूज बहुत मैनुअल कंप्यूटराइज्ड। अकाउंटिंग रिकॉर्ड देखेंगे भाई जो मैनुअल है कंप्यूटराइज्ड हो, लेजर वगैरह वही हैं जो हमारे पास अकाउंटिंग सिस्टम में लिखे हुए हैं। उसके अलावा फाइल सिस्टम को प्रिपरेशन करने में जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम इस्तेमाल की गई है, जो प्रोसेस इस्तेमाल किया गया है वो क्या है, हाउ व्हाट व्हेन इट वाज यूज्ड। उसके बाद हमारा आता है कंट्रोल एक्टिविटीज। कंट्रोल एक्टिविटीज आपका बेसिकली है कि दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। अब तक जो इंटरनल कंट्रोल्स बनाने में आपके एलिमेंट्स आए, कंट्रोल एनवायरनमेंट, द होल एटीट्यूड ऑफ द मैनेजमेंट, द फिलॉसफी, द एम्प्लॉइज, एचआर प्रैक्टिसेस, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। और फिर हमने उसमें देखा आपका रिस्क असेसमेंट प्रोसेस क्या है, what are the risks with the company, चाहे फाइनेंशियल रिस्क हो, कंप्लायंस रिस्क हो, ऑपरेशनल रिस्क हो, कितनी चीज़ों से आ सकता है, लिक्विडिटी रिस्क हो सकता है, मार्केट रिस्क हो सकता है, इंटरेस्ट रेट कल चेंज हो जाए तो हम क्या करेंगे, हम कैसे मैनेज करेंगे। तो ये सब असेसमेंट प्रोसेस आ गया हमारा। उसके बाद हमने देखा उसके इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, इंटरनल आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो चाहे मैनुअल हो, कंप्यूटराइज्ड हो, पार्शल हो, उसको हम देखेंगे कि उसको कोई उसकी अथॉरिटी है, कौन यूज़ कर रहा है, कैसे यूज़ कर रहा है, डेटा किस तरह प्रोटेक्ट किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे क्या हैं वगैरह वगैरह। तो वो चीज़ों के बाद आपकी जो इंटरनल कंट्रोल आप डिज़ाइन करेंगे, आप इंटरनल कंट्रोल डिज़ाइन करेंगे, उसकी एप्लीकेशन कितनी अच्छी तरीके से कर रहे हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कितनी अच्छी तरीके से आप कर रहे हैं। ओके, उसकी इम्प्लीमेंटेशन आपको इसलिए करना है कि एक तो एरर्स हो ही ना, गलतियां ही ना हो, प्रिवेंट द एरर्स, सही है। इन सही है, जो जर्नल एंट्री बुक हो रही है, मटेरियल स्टेटमेंट्स होने से पहले ही एरर्स हो ही ना, इसलिए आप इंटरनल कंट्रोल्स पैदा करते हैं। और अगर एरर हो भी जाए तो उसको हम आसानी से डिटेक्ट कर लें, पकड़ लें और उसको फिर हम करेक्शन कर लें, सही कर लें, सही है। तो आपकी देयर आर 4 कैटेगरीज हैं इंटरनल कंट्रोल्स की, कंट्रोल एक्टिविटीज की देयर आर 4 कैटेगरीज हैं। इसमें आपका सबसे पहला है परफॉर्मेंस रिव्यूज। परफॉर्मेंस रिव्यूज आप समझ ही गए होंगे, दिस इज इन अ वे दिस नॉट रिलेटेड परफॉर्मेंस रिव्यूज, सही है। आप परफॉर्मेंस आप समझ गए हो शायद, आपकी एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू होता है, एपीआर होता है, सही है ना। तो उसी तरह की चीज है ये, सही है। लेकिन यहाँ पे ह्यूमन की नहीं कर रहे हैं आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आप देखना चाहें एपीआर की रिपोर्ट्स देखना चाहें, परफॉर्मेंस रिव्यू की रिपोर्ट्स को देखना चाहें। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई यू वुड डू दैट, बट एचआर पॉलिसीज देखने के लिए मैं भी शायद ट्रेंड डेवलपमेंट किस तरह हो रही है, तो एपीआर देखना चाहते हैं आप देख लीजिएगा उसके अंदर। लेकिन एपीआर जो था परफॉर्मेंस रिव्यू, यहाँ पर हम कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड एपीआर क्या है, परफॉर्मेंस रिव्यू क्या है, अब उसमें हम किस तरह देखेंगे भाई, हाउ डू यू चेक अ कंपनीज एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू या मंथली परफॉर्मेंस रिव्यू के। उसके लिए आप जो अपने कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ चुके होंगे या पढ़ रहे होंगे, आप उसमें सीखेंगे ये कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर, सही है। कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सिखाई जाती है कि आप मैनेजिंग अकाउंटिंग, मैनेजरियल अकाउंटिंग के अंदर ही, कॉस्ट में तो नहीं, मैनेजरियल कॉस्टिंग में भी आएगा, कॉस्टिंग में भी आएगा ये, लेकिन मैनेजरियल अकाउंटिंग में भी देखेंगे कि आप हर चीज का बनाएंगे बजट्स, फोरकास्ट्स, और फिर उसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल से। ये मैनेजरियल अकाउंटिंग, हाउ टू कंट्रोल एंड मैनेज अकाउंटिंग, सही है, हाउ टू कंट्रोल एंड मैनेज द कंपनी थ्रू अकाउंटिंग। ओके, आप बजट्स बनाएंगे, बजट्स बना के आप जो है आप बजट्स बनाएंगे, बजट्स बना के आपको उसको कंपेयर करना होगा एक्चुअल से कि व्हाट इज द एक्चुअल रिजल्ट, क्या है एक्चुअल और बजट के अंदर, इज देयर अ गैप। हर अकाउंट देखेंगे, हर गैप कहाँ है, गैप क्यों है, अगर गैप है कितना बड़ा गैप है, इज इट अ मटेरियल गैप, इज इट नॉट अ मटेरियल गैप, सही है। सो व्हाई इज देयर अ गैप बिटवीन व्हाट वी एक्चुअली अचीव्ड इन नंबर्स एंड व्हाट वी वर सपोज्ड टू अचीव इन नंबर्स। ओके, सो अगर गैप है, अगर अगर बजट जो है वो ज्यादा अमाउंट है और हमारा ये कम अमाउंट पे आया है, फॉर एग्जांपल एक्सपेंसेस, बजट के ज्यादा एक्सपेंसेस को हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को बजट में ज्यादा लिखा था, इम्प्लीमेंटेशन करके जब करी और उसको कंट्रोल करा, तो
वो कम आ गया है, तो गैप हम आएंगे, इट्स अ फेवरेबल प्रॉब्लम है, फेवरेबल गैप है, फर्क सही है, प्राइस डिफरेंस है। उसी तरह उल्टा भी हो सकता है, दूसरी साइड पर क्या हो सकता है कि इसको कहते हैं वेरिएंस एनालिसिस करना। वेरिएंस एनालिसिस जो है वो अक्सर आप कॉस्ट मैनेजरल अकाउंट आप सीखेंगे, करी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, करना जरूरी होता है ताकि हम मैनेज कर सकें कंपनी को। उसके अलावा आपका सुपरविजन बाय मैनेजमेंट ऑफ द वर्क ऑफ सबऑर्डिनेट्स। एपीआर में आप क्या कर रहे हैं, आप सुपरवाइज कर रहे हैं काम को, किस तरह अच्छे तरीके से काम करा जा रहा है, सही है ना। तो एक तरह से ह्यूमन लेवल पे जो एपीआर होता है वो भी आ गया यहाँ पर। एक कैटेगरी तो परफॉर्मेंस रिव्यू हो गई, बड़ी आसान है। फिर आपका सेकंड कैटेगरी होती है कंट्रोल एक्टिविटीज में इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। So yeah, a variety of controls are used to check the accuracy, completeness, and authorization of transactions. And they're split into application controls and general IT controls. So yeah, if you have IT, especially आपका आ गया, for example, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग चाहे मैनुअल हो चाहे वो आईटी रिलेटेड हो, उसमें आप देखेंगे भाई, एक तो आप देखेंगे कि कौन, व्हाट आर दोस कंट्रोल्स, कंट्रोल्स हैं किस तरह के कंट्रोल्स हैं कि जिससे हम चेक करने आए हैं कि एक्यूरेट कितना है, ये कंप्लीट है, और उसको ऑथराइज करने के लिए। जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल दी थी, बट मैं लैपटॉप मंगाने की, सही है, तो उसका ऑथराइजेशन मल्टीपल लेवल पे ऑथराइजेशन का लेवल दिया गया है, सही है, ताकि जब सब ऑथराइज करेंगे तो मेरा लैपटॉप आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। उसी तरह एक्यूरेट, कंप्लीटनेस, जो भी चीज़ प्रिपेयर की जा रही है, बैंक रिकंसिलिएशन प्रिपेयर की जा रही है, तो उसको चेक भी कर रहा है, रिव्यू कर रहा है, एक्यूरेट क्या एक्यूरेट है या नहीं है, कंप्लीट है या नहीं है, सही है। उसमें आपको दो तरह की चीज़ें हैं, एप्लीकेशन कंट्रोल्स एंड आईटी कंट्रोल्स। एप्लीकेशन कंट्रोल्स में आपका आ गया कि मेकिंग श्योर ट्रांजैक्शंस दैट आर टेकिंग प्लेस ऑथराइज्ड, दे आर कंप्लीटली एंड एक्यूरेटली रिकॉर्डेड एंड प्रोसेस्ड। एप्लीकेशन कंट्रोल्स जो हो रहे हैं, एक तो वो जो ट्रांजैक्शंस, एप्लीकेशन कंट्रोल बेसिकली जो भी आप कोई भी एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, सही है, डजंट मैटर व्हाट, जो भी ट्रांजैक्शन आप बुक कर रहे हैं, दे मस्ट प्रॉपर्ली ऑथराइज्ड, पहले उसको ऑथराइजेशन मिल गई हो आपको कि ये चैनल बुक की जा सकती है, आपके मैनेजर ने बोल दिया हो वगैरह वगैरह। दे मस्ट बी कंप्लीट ट्रांजैक्शंस एंड दे मस्ट बी एक्यूरेटली रिकॉर्डेड। उसमें से आप देखें तो एक तरह से दो तो आपके आ गए वहीं से, असर्शन से। कंप्लीटनेस वाली बात थी, सही है ना, चाहे वो इनकम स्टेटमेंट हो, चाहे वो प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर की बात हो, चाहे वो बैलेंस शीट की एजर्शन हो, किसी भी मैनेजमेंट एजर्शन जो हमने पढ़ी थी, आई थिंक 13 एजर्शंस, उसमें से देखें दो तो वहीं से आ गए, एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस। ये दोनों चीजें होनी है हर ट्रांजैक्शन के साथ। उस पर हमें ये देखना है कि ऑथराइज भी हो, ये नहीं कि एम्प्लॉय दिल चाहे तो रिकॉर्ड कर दिया कोई चीज, ऑथराइजेशन भी उसकी हो। सो एप्लीकेशन कंट्रोल्स हो गए। उसके बाद जनरल आईटी कंट्रोल्स। जनरल आईटी कंट्रोल्स आर रिक्वायर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशन, फॉर एनी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, बेसिकली के हु विल इंस्टॉल these softwares। तो ये ना एक जनरल आईटी कंट्रोल है, who will install these programs in our computers, on our servers, who will look after them that we will not be hacked, हमारा हैक नहीं कर लिया जाएगा, हमारा डेटा चोरी नहीं कर लिया जाएगा, who will look after that। these are general IT controls। okay, अगर कोई हमें चेंजेस करनी है प्रोग्राम के अंदर, फॉर एग्जांपल आपको कोई मास्टर फाइल है आपकी, उस मास्टर फाइल जिसमें आपके अकाउंट नंबर्स लिखे हुए सारे, सही है, सारे अकाउंट और उनके अकाउंटिंग नंबर लिखे हुए हैं, सही है, नॉट द वैल्यूज, नॉट द अमाउंट्स, प्रोपी वैल्यू नहीं, बट द अकाउंट जो होते हैं ना, उनकी वैल्यू, उनका अकाउंट नंबर्स होते हैं। जो लोग जॉब कर रहे हैं अकाउंटिंग फील्ड में, उनको पता हो ये बात, सही है ना। तो अकाउंट नंबर्स जो होते हैं, हर अकाउंट नंबर, कैश, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट्स पेएबल, सेल्स रेवेन्यू, एक्सपेंसेस के जो भी अकाउंट, यूटिलिटीज एक्सपेंस अकाउंट, सही, अकाउंट्स पेएबल, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, बैंक लोन, इन्वेंट्री, ऑफिस सप्लाईज, जो भी आपके हैं सॉफ्टवेयर्स, उन सब का आपको देखना पड़ता है कि उन सब के अलग अलग अकाउंट नंबर्स होते हैं अक्सर, सही है, जो भी जैसे भी अकाउंट नंबर बनाना चाहें, तो हु विल मेक दोस अकाउंट नंबर्स, who will control those account numbers if we want to make some changes, who will add new accounts, who will remove accounts out of those list। अब वो सब कैसे काम करा जाएगा, उसको वो काम करने के लिए आपको जाहिर सी बात है कि कुछ लोग होंगे, आईटी, अब हो सकता है आपका आईटी डिपार्टमेंट हो, सही है, तो वो जनरल आईटी कंट्रोल होगा। उसमें फिर ये भी आएगा कि एक दफा अगर कोई आपको कंट्रोल डाल दिया गया, सही है, कोई कंट्रोल डाला गया है, कोई नया अकाउंट बना दिया गया है, तो हु विल अप्रूव दैट अकाउंट, ओके, उसके अप्रूवल प्रोसेस क्या होगा, हु विल चेक दैट अकाउंट, वो जो अकाउंट है उसी तरह से मैप हुआ हुआ है। ये नहीं कि हमने एक नया अकाउंट बनाया अनअर्न्ड रेवेन्यू, और अर्न रेवेन्यू जो है उसकी जनरल एंट्री तो हो रही है क्रेडिट अर्न रेवेन्यू, लेकिन वो एक्चुअली डेबिट हो रहा है एज एन एक्सपेंस,
तो आपने गलत मैपिंग कर दी उसके पीछे से, सही है। तो ये सब इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कंट्रोल्स में आएगा। उसके बाद हमारा थर्ड कैटेगरी आती है फिजिकल कंट्रोल्स की। फिजिकल कंट्रोल्स में आपका आता है फिजिकल सिक्योरिटी ऑफ द एसेट्स एंड रिकॉर्ड्स टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड यूज, थेफ्ट और डैमेज। फिजिकल कंट्रोल्स आपका बेसिकली आपका ताला चाबी वगैरह समझ लें, सही है, ताला चाबी वगैरह आ गई आपकी इसके अंदर, कि आप बेसिकली आपको जो एसेट्स हैं, आपके जो एसेट्स हों चाहे वो फिजिकल एसेट्स हों, उनकी सिक्योरिटी। तो हमारे माजू में आप लोगों को यहाँ पता ही होगा कि आप जो स्पेशली जो आपके इवनिंग वाले शायद उनको अभी ना एक्सपीरियंस हो इतना, लेकिन जो हमारा जब स्टार्ट हुआ था सेमेस्टर तो आपने 2-3 हमारे वीक ही गुजरे थे कि हमारा मसला हो गया, क्लासेस बंद हो गई। लेकिन जो उसमें होता क्या है कि आपके जो लैब्स आपने देखा ही होगा, जो भी नहीं भी होंगे शायद देखा हो, लैब्स जो हमारी हैं वो लैब्स में अक्सर लैब्स में आपके हमारे बैठे होते हैं, एक लैब आपका केयर टेकर समझ लें, सही है, कि लैब बंदा जो मैनेज कर रहा है उस लैब को, देख रहा है, सुपरवाइज कर रहा है वहाँ बैठा हुआ, वो क्या कर रहा है, वो आपको आपका कुछ कोर्स इंस्ट्रक्टर नहीं है, वो बेसिकली यही मैनेज कर रहा है कि भाई वो सुबह जब क्लास यूनिवर्सिटी खुलती थी हमारी 8 बजे, तो उस वक्त वो एक बंदा चाबी लेता था आईटी डिपार्टमेंट से, लैब का, उस लैब का जिसको रिस्पॉन्सिबल लगी हुई है उस लैब की, फिर वो लैब आकर खोलता था, लाइटें मट जलाई, टेम्परेचर वैसा ही करा, सही है, फिर जब क्लास से, ताकि क्यों, फिर उस पर फिर लॉक एंड की लगी हुई है, सही है, हर लैब पर लॉक एंड की है, क्यों, ताकि उस पर फिजिकल एसेट कंट्रोल है कि भाई वो जो कंप्यूटर्स हैं वो लैब के अंदर कौन आ सकता है, कौन देख ले सकता है, उनको इस्तेमाल कर सकता है, उन पर फिजिकल सिक्योरिटी रखी गई है, कंट्रोल रखा गया है। ये नहीं है कि रात के 12 बजे कोई भी चलता आया, दरवाजा खोला, कंप्यूटर चुराया, निकल गया, नहीं ना, उसको फिजिकल सिक्योरिटी रखी गई है। पूरी यूनिवर्सिटी जो है वो 9:30 बजे जो आपके बाहर गार्ड्स हैं उनको आप बंद कर देते हैं, सही है, तो दैट्स फिजिकल सिक्योरिटी, दैट्स अ फिजिकल कंट्रोल, ठीक है। उसके अलावा आपने क्लास में देखा हमारे प्रोजेक्टर्स थे हर क्लास में, राइट, प्रोजेक्टर्स लगे हुए हैं हर क्लास में, जिससे हम अपने स्लाइड्स आपको दिखाते हैं। तो वो जो प्रोजेक्टर्स हैं वो सब आपको भी और दिखेगा जब हमारी यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह खुल जाए 1-2 महीने में, जब भी खुलती है, तो आप देखिएगा कि जो हमारे प्रोजेक्टर्स हैं वो ताले के अंदर है, उनके कंटेनर खास तरह बनाया हुआ है कि वो ताले के अंदर रखे गए हैं, nobody can steal that, that's a physical control, okay, कि कोई चोरी ना कर ले आपका एसेट, दिस इज ऑल एसेट, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, ये सब के एसेट्स है ना, माजू के एसेट्स हैं, उसको कोई भी चोरी कर सकता है, तो उससे फिजिकल कंट्रोल रखा गया है। रिकॉर्ड्स टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड यूज, डैमेज, जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हो, चाहे वो पेपर में हो, चाहे वो आपके सर्वर पे कहीं हार्ड डिस्क पे मौजूद हो, डजेंट मैटर कहाँ पे आपने रखे हैं वो रिकॉर्ड्स, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हो, कस्टमर का डेटा हो, सही है, उस सब को आपने कहीं ऐसी जगह रखना है, उसके बैकअप रखना है, उसकी के सर्वर वगैरह पे के, और कुछ खराबी ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, वायरस ना फैल जाए, तो हम कैसे करेंगे, डैमेज ना हो जाए, वो चोरी ना कर लिया जाए, हैक ना कर लिया जाए, सही है। उसी तरह उन्होंने देखिए आपको बताया ऑथराइजेशन फॉर एक्सेस टू कंप्यूटर प्रोग्राम्स, डेटा फाइल्स, उसमें भी आपका रखा जाता है कि हु विल ऑथराइज टू मेक दोस चेंजेस इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, इन द मास्टर फाइल्स, सही है। इन्वेंट्री का बताया कि इन्वेंट्री जहाँ रखी जाती है वेयर हाउस वगैरह में या कहीं पे भी, तो उस पर एक खास कंट्रोल रखा जाता है कि हु विल टेक आउट द आइटम्स फ्रॉम द इन्वेंट्री। उसके बाद आपका फोर्थ कैटेगरी आती है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी इज अ वेरी कॉमन इंटरनल कंट्रोल है। आपसे जब टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स की हम बात करेंगे इंशाल्लाह, तो देखेंगे कि उसमें मल्टीपल जगहों पे तकरीबन हर साइकिल में आपका सबसे पहला जो इंटरनल कंट्रोल आएगा वो आएगा सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। सेग्रीगेशन मतलब सेपरेट करना, सेपरेशन ऑफ ड्यूटी, सही है, कि एक ही बंदा जिसके हाथ में पेटी कैश भी कंट्रोल में है वही बंदा जर्नल एंट्री ना कर रहा हो, सही है। पेटी कैश पता है आपको क्या होता है, तो ये ना हो कि पेटी कैश एक ही एम्प्लॉय उसको पेटी कैश भी संभाल रहा है और वही जर्नल एंट्री भी कर रहा है, तो फिर तो फ्रॉड कर लेगा, वो कुछ पैसा पेटी कैश में से निकाल के अपनी जेब में रखेगा और कुछ जर्नल एंट्री बना देगा जिसमें वो छुपा देगा वो चीज कि मैंने चोरी करी है, सही है। इस तरह जब रिकंसिलिएशन होगी, चेकिंग होगी, तो वो पकड़ी भी नहीं जाएगी कि उस छुपा चुका है उस चीज को और पैसा भी निकल गया। तो इसमें आपको सेपरेशन ऑफ ड्यूटी रखनी है कि भाई एक बंदा जो है जो पैसा हैंडल कर रहा है पेटी कैश, वो जर्नल एंट्री वो कर ही नहीं सकता, उसको एक्सेस नहीं दी जाएगी, और जो जर्नल एंट्री करेगा जो इसका एक्सेस होगी वो कभी कैश छुएगा भी नहीं। तो सेपरेशन ऑफ ड्यूटी रख दी आपने ताकि फ्रॉड के चांसेस कम हो जाए। फ्रॉड के चांसेस ये नहीं कि फ्रॉड खत्म ही हो जाएगा, फ्रॉड होगा ही नहीं, फ्रॉड फिर भी हो सकता है। Okay, that's the second point there, reduces the likelihood of the employee being able to both carry out and conceal errors or fraud. इसका ये मतलब नहीं है कि फ्रॉड एलिमिनेट हो जाएगा, फ्रॉड होगा ही नहीं, एरर होगा ही नहीं, एरर और फ्रॉड फिर भी हो सकता है, चांस कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, सही है।
तो सेपरेशन ऑफ ड्यूटी करना। अब छोटी कंपनी होती है, उसमें हम बात कर चुके हैं ऑडिट प्लानिंग वगैरह में भी, जब हम और इनहेरेंट रिस्क से हम बात कर रहे थे कि जब छोटी कंपनी होती है, जो छोटी कंपनी में अक्सर प्रॉब्लम होती है कि ज़्यादा लोग नहीं है तो सेपरेशन ड्यूटी करना मुश्किल है। उसमें फिर क्या होता है, उसमें फिर कंट्रोल रिस्क, ऑडिटर क्या करता है, कंट्रोल रिस्क हाई रखता है। इनहेरेंट रिस्क भी हाई रखेगा, कंट्रोल रिस्क भी हाई रखेगा। जब इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क हाई होंगे तो डिटेक्शन रिस्क बहुत ही लो हो जाएगा। डिटेक्शन रिस्क कम होगा तो आप ज्यादा टेस्टिंग करेंगे, आप ज्यादा सैंपल लेंगे। सही है। तो सेग्रेगेशन ऑफ ड्यूटी में अक्सर उस जगह पे होता है जहां पर बड़ी कंपनीज हैं, ज्यादा लोग हैं तो आप आसानी से काम डिवाइड इस तरह करें कि सेपरेशन ऑफ ड्यूटी भी हो, एक बंदा फ्रॉड के चांसेस कम हो जाएं। तो दीज आर द 4 मेन कंट्रोल एक्टिविटीज ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। सही है। इस तरह के आपको एक आइडिया और इंटरनल कंट्रोल्स होते क्या है, जो आप लोग कर रहे हैं वो तो आराम से पकड़ लेंगे। सही है। हम इसको वैसे जहन में हमारा होता नहीं है, हम उसको फॉलो तो कर रहे थे, करते भी हैं, काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन हम कभी सोचते नहीं कि दीज आर एक्चुअली इंटरनल कंट्रोल्स। सही है ना। आप में से किसने ने आप लोग कॉस्टिंग पढ़ ली होगी, तो कॉस्टिंग पढ़ रहे होंगे तो आपको आप समझेंगे कॉस्टिंग में जो हम पढ़ रहे हैं, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर, मैनेजरियल अकाउंटिंग कॉस्टिंग, उसके अंदर एक्चुअली दिस इज परफॉर्मेंस रिव्यू, दिस इज योर इंटरनल कंट्रोल है। ये चीज आप खुद सीख भी रहे हैं और इंटरनल कंट्रोल है सीख रहे हैं। सही है। बाकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, फिजिकल कंट्रोल, मैंने आपको एग्जांपल दी माजू ही से, कि माजू में जो आपकी लैब का कंट्रोल है, प्रोजेक्टर कंट्रोल है। सही है। ये सब आपके जो कंट्रोल है, जो आपका यूनिवर्सिटी जब 8 बजे खुलती है, 9 बजे, 9:30 बजे रात बंद हो जाती है। सही है। तो जो बंद है, ये सब क्या है, ये सब फिजिकल कंट्रोल, क्या ये सब इंटरनल कंट्रोल्स हैं। दीज आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द यूनिवर्सिटी टू प्रोटेक्ट यू, प्रोटेक्ट मी, प्रोटेक्ट आवर एसेट्स इन द यूनिवर्सिटी। ओके। तो इसके कुछ एग्जांपल्स, आपको एग्जांपल प्रॉब्लम दी गई है, बाजार एंटरप्राइजेस, यू कैन रीड योरसेल्फ, आई एम नॉट गोइंग टू गो थ्रू इट राइट नाउ। द सेल्स सिस्टम की बात की गई है। सेल्स सिस्टम है, उसमें उन्होंने प्रोसेस बताया है कि किस तरह प्रोसेस मुकम्मल होता है, ऑर्डर किस तरह आते हैं, और फिर उसे पूरा बताया कि ऑर्डर किस तरह डिस्पैच होता है। तो उसको आपको इसमें ढूंढना है कि हाउ ये जो आपके कंट्रोल एक्टिविटीज हैं, जो अभी हमने 4 कैटेगरीज पढ़ी हैं, ये 4 कैटेगरीज किस तरह ये लागू होती हैं, कहाँ कहाँ पर ये पढ़ती हैं जाके, परफॉर्मेंस रिव्यूज, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, फिजिकल कंट्रोल, सेग्रेगेशन ऑफ ड्यूटी वगैरह वगैरह। फिर हमारा 5वां एलिमेंट और आखिरी एलिमेंट है मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स। आपने कंट्रोल एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट के इंटेग्रिटी से काम करना चाहती है, एथिकल वैल्यूज रखना चाहती है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है, उसने डिवीजन ऑफ अथॉरिटी है, हर चीज़ है। सही है। उनका असेसमेंट प्रोसेस भी है, रिस्क के कौन सा रिस्क ज़्यादा है, उसकी बेसिस पे किस तरह उसको काम करना है, रिस्क कम करना है, असेसमेंट प्रोसेस भी है। फिर उन्होंने बात करी कि आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है उसका पीपल, प्रोसीजर, डेटा वगैरह उन्होंने सब कंट्रोल करा। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर वगैरह सब उन्होंने कंट्रोल करा कि हु, वेट, व्हाट, व्हेन, हाउ को उन्होंने देखा कि हु आर द पीपल इन्वॉल्व्ड इन दिस, हाउ डू वी कंट्रोल अवर डेटा, हाउ डू वी कंट्रोल डेटा, हाउ डू वी सेव अवर डेटा फ्रॉम थेफ्ट और समथिंग लाइक दैट। ये सब चीज़ों से हम किस तरह बचेंगे, इस सब उन्होंने चीज करके बेसिस पर उन्होंने फिर कंट्रोल एक्टिविटीज बनाई, कंट्रोल एक्टिविटीज इंटरनल कंट्रोल्स एक्चुअली बनाए, परफॉर्मेंस रिव्यू के, सेपरेशन ऑफ ड्यूटी के, और आपका इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के, और आपकी फिजिकल कंट्रोल्स वगैरह बनाए गए। उसके बाद अरे बना लिए, हर चीज़ हो गई, आपने एक तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अपनी इम्प्लीमेंटेशन कर दी। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन, जैसे मैंने पहले आपको एग्जांपल दी लॉकडाउन की, हमारी जो करंट अभी सिचुएशन चल रही है, जिसका आपको भी अक्सर चीज़ें मालूम ही है, तो उसमें आप देखेंगे कि जब ये, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया, आपने इम्प्लीमेंट कर दिया आपने पहले, तो ऐसे तक उसको मॉनिटर नहीं करेंगे, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल नहीं करेंगे, तो लोग जो हैं उसको, एम्प्लॉइज जो हैं, मैनेजमेंट भी उसको आहिस्ता आहिस्ता उस रूल्स से हटना शुरू कर देंगे। सही है। तो उस ताकि हर किसी को उस इंटरनल कंट्रोल्स पे कायम और बरकरार रखा जाए, उसके लिए आपको यू नीड continual monitoring and control of that situation. So management should review and monitor the operation of the controls on a systematic basis to satisfy themselves the controls remain adequate and they're being applied properly. हो सकता है आपने जब बनाया था रूल इंटरनल कंट्रोल, तो बाद में पता चला कि हो सकता है कि उसमें कोई मसला रह गया, वो मुकम्मल नहीं है। सही है। उसमें लोगों ने तरीका निकाल लिया है, लूप होल निकाल लिया है, bypass that. Okay, so it is the control is not adequate, it's not good enough. So you need to make it good enough. There is a gap in there. Okay, and they must be applied properly. अब applied किसी तरह से apply हुआ है नहीं हुआ है, उसके लिए आप check करवाएंगे, आप test of controls करेंगे. Okay, so you need to do, but as a management level पे आपको भी monitor करना है कि एक तो सही रूल बना है, गैप रहेगा तो उसको हम चेक पकड़ लें और उसको प्रॉपरली अप्लाई करें।
कि अगर हमने बना बहुत अच्छा दिया लेकिन उसको अप्लाई करने में लोग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कि हमने कोई चीज़ भूल गए थे, समझ नहीं थी कि भाई प्रोसेस में ये भी एक चीज़ आ रही है जिसकी वजह से इसको अप्लाई करना मुश्किल है, तो प्रॉपर एप्लीकेशन नहीं हो जाएगी, वो कर सकेंगे इस इंटरनल कंट्रोल की। तो ये सब आप उसी वक्त कर सकते हैं जब आप मॉनिटर कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो इंटरनल कंट्रोल्स को। What are the limitations of internal control? Internal control have some limitations because they are never foolproof. आप ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा इंटरनल कंट्रोल बना लिया है, कोई पकड़ ही नहीं सकेगा, कोई बच ही नहीं सकेगा, हर कोई पकड़ा जाएगा कोई गलती करे तो। ये हो ही नहीं सकता, इसलिए कि इंटरनल कंट्रोल बना कौन रहा है? इंसान। और वी डो नॉट नो अ मिनट इन द फ्यूचर, वी कैन नॉट फिगर आउट व्हाट्स विल हैपन इन द फ्यूचर, राइट? सो कितने रूल्स हमारे बनते हैं पहले, और फिर उसमें बाद में उसको तरमीम की जाती है, उसमें चेंजेस की जाती हैं, मॉडिफिकेशंस की जाती हैं। जब उसको इम्प्लीमेंट करता पता चलता है अरे ये तो इस तरह काम हो नहीं सकता, अरे ये काम इसमें नहीं हो सकता इसलिए कि इसमें ये प्रॉब्लम है, तो फिर उसकी चेंजेस की जाती हैं, उसके अंदर मॉडिफिकेशंस लाई जाती हैं, उसको और स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। तो उसके बाद भी इंटरनल जो रूल्स होते हैं फिर भी तोड़ा जा सकते हैं, राइट? सो इंटरनल कंट्रोल्स जो है दे आर फुल प्रूफ, दे डू हैव सम लिमिटेशंस। नंबर 1 फॉर एग्जांपल, आप इंटरनल कंट्रोल बनाने का मकसद क्या है? ताकि मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो हैं उनकी अगर कोई एरर होता है, अगर बायस होता है तो वो पकड़ा जाए। लेकिन ह्यूमन एरर जो है इट विल स्टिल हैपन, ओके? एंड जिस तरह होगा, हो सकता है कि वो इंटरनल कंट्रोल्स को ना पकड़ सके, ओके? कागजात में और लिखा हुआ है कि भाई आपको कोई चीज़ मंगवा रहे हैं, कुछ चीज़ लिखवा रहे हैं, तो आपको ये इन लोगों से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। जल्दी में आप शायद किसी से अप्रूवल ना ले सकें, या अप्रूवल के आपने किसी को भेजा, किसी बंदे को वो कागज़, अपने बॉस को, उसके बॉस को, व्हाटएवर, उसने कागज़ जो है वो इधर उधर हो गया, उसने साइन नहीं कर सका और फिर वो आगे बढ़ गया, सही है? तो ह्यूमन एरर आ गया वहाँ पर, ठीक है? उसके अलावा कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात आ गई कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी ना हो कहीं, कितने कंट्रोल, जैसे मैंने पहले आपको एग्जांपल दे चुका हूँ पहले कि बड़ी कंपनीज जो होती हैं वो अक्सर ये काम कर सकती हैं, तुम्हें पैसा है, राइट? तो दे कैन इजीली पुट सेपरेशन ऑफ ड्यूटी वगैरह कर सकते हैं। लेकिन छोटे कंपनीज जो हैं they might not be able to do separation of duty because they're small companies, they're small revenue, they do not have enough money to hire more people to do proper separation of duty. Controls may be in place but they may be over ignored or overridden. जैसे आपको मैं इंडिया के बैंक ऑफ पंजाब की फ्रॉड के केस की एग्जांपल दी कि वहां पर इंटरनल कंट्रोल्स बना हुआ था, हर एम्प्लॉय को यूजर ने पासवर्ड दिया हुआ था, लेकिन एम्प्लॉइज ने उस चीज को इग्नोर कर दिया कि यार जल्दी जल्दी काम करना है, छोड़ो इस चीज को, ओके? और कॉल्यूशन में मीन सेग्रेशन ऑफ ड्यूटीज इनइफेक्टिव। उसके अलावा कॉल्यूशन भी हो सकती है कि सेग्रेशन ऑफ ड्यूटी उससे इनइफेक्टिव हो जाए। अब सेग्रेशन ऑफ ड्यूटी जो है उसमें कॉल्यूशन जो है वो मतलब क्या है? कॉल्यूशन का मतलब होता है कि अब आपने, जैसे मैंने एग्जांपल दी, अब पैटी कैश जिसके पास है, अब सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज आपने कर दी, पैटी कैश जिसको हैंडल कर रहा है उसको आप जल एंट्री नहीं करवाएंगे, और जो जल एंट्री करेगा वो पैटी कैश हैंडल नहीं करेगा, वेरी गुड। लेकिन अगर दोनों बंदे मिल जाएं, पेटी कैश वाला और जल एंट्री करने वाला, अगर दोनों मिलकर काम करने लग जाएं कि दोनों यार मिल के फ्रॉड करते हैं, उसको कहते हैं कॉल्यूशन, तो दोनों अगर मिल के फ्रॉड करने लग जाएं तो फिर इंटरनल कंट्रोल जो बना था तो उसका यूजलेस हो गया ना। वो इंटरनल कंट्रोल तो बना हुआ था कि सेपरेशन ऑफ ड्यूटी होगी, ये बंदा पेटी कैश हैंडल कर रहा है तो ये जल एंट्री नहीं करेगा, जो जल एंट्री करेगा वो पेटी कैश हैंडल नहीं करेगा। इंटरनल कंट्रोल बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन दोनों जब मिल गए तो आपका इंटरनल कंट्रोल जब बनाया था वो सारा इनइफेक्टिव हो गया, बेकार हो गया, इसलिए उसकी इफेक्टिवनेस ही खत्म कर दी। वो दोनों फिर फ्रॉड करने लगेंगे। सेपरेशन ऑफ ड्यूटी तो नजर आ रही है लेकिन इट्स यूजलेस। सो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स कैन बी very good, but they are not 100% great. There are some problems with it because of human error, because of collusion, because people employees deliberately may ignore those rules. So, and sometimes they may not be cost effective to apply all the rules because size of the company. Okay. So ये बात हम already कर ही चुके हैं. What's the purpose of evaluating control? Because you are doing the checking the internal controls, because to figure out whether you need to do test of controls or whether you should directly go to the substantive testing. ये हम बात पहले कर चुके हैं. Evaluation process क्या है, किस तरह चेक करते हैं? तो evaluation process auditor obtains a general picture of the effectiveness of the control established by the management by reviewing the documentation of the internal control system. सही, internal control system की documentation जो है manuals हैं, auditor पहले सबसे पहले उसको पढ़ता है कि just to get an idea कि किस तरह कितने अच्छे internal controls बने हुए हैं.
If this review of the internal controls indicates that the major weaknesses exist, the auditor will probably take the view that the audit approach will also have to focus on test of transactions rather than test of controls. अगर ये मैनुअल्स वगैरह पढ़ के, वही जो हम पहले बात कर चुके हैं, मैनुअल्स वगैरह पढ़ के ऑडिटर को अंदाजा हो गया कि भाई इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे नहीं बने हुए हैं, तो ऑडिटर जब डायरेक्टली फिर सब्सटेंटिव टेस्टिंग पे पहुंच जाएगा, डायरेक्टली वो ट्रांजैक्शंस को चेक करेगा, ज्यादा काम करना पड़ेगा उसमें उसको, लेकिन वो डायरेक्टली ट्रांजैक्शंस चेक करेगा, वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स को पूरा स्किप कर जाएगा, उसको छोड़ ही देगा, इंटरनल कंट्रोल को चेक ही करेगा नहीं, इंटरनल कंट्रोल्स है ही नहीं इतने अच्छे को चेक करा जाए. If the auditor's initial assessment of the control system shows that those systems are weak, then he will move straight to substantive testing, will not carry out test of controls. तो ये वही वाली बात हम ऑडिटर की पहली असेसमेंट जो है वो इनिशियल असेसमेंट में है कि these are weak systems, internal control system is not good. Auditor move directly to the substantive testing. If the controls appear to be acceptable on paper, the auditor cannot rely on them and perform systems-based audit unless he is confident that the audit controls are actually working, which he or she will make sure by carrying out test of controls. दूसरा आपका आता है कि दूसरी जगह फिर दूसरी चीज बोली जाती है कि इंटरनल कंट्रोल्स जो हैं, अब अगर उसने मैनुअल्स पढ़े, उसकी मैनुअल्स देखे, देखा कि हाँ भाई दीज आर गुड इनफ, पेपर पर तो लग रहा है कि अच्छा इंटरनल कंट्रोल्स बने हैं, डिजाइन अच्छा है, लेकिन अब आपको उसके इम्प्लीमेंटेशन देखनी पड़ेगी फिर, और इम्प्लीमेंटेशन चेक करने के लिए आपको टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करने पड़ेंगे कि हाउ गुड आर दे इम्प्लीमेंटेड, how good these internal controls are implemented, how well these internal controls are implemented, यानी कितनी अच्छी तरीके से इन internal controls को implement किया गया है, लोग उसको management उसको monitor कर रही है नहीं कर रही है. If the outcome of the test of controls indicates the controls are actually operating effectively, और अगर उसका रिजल्ट पॉजिटिव निकलता है कि हाँ भाई हमने इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छी हुई है, हमने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करा, वो भी उसका अच्छा रिजल्ट निकला है, तो जाहिर सी बात है कि फिर आप रिड्यूस टेस्टिंग करेंगे, रिड्यूस्ड सब्सटेंटिव टेस्टिंग की जाएगी, कम काम करेंगे सब्सटेंटिव टेस्टिंग के अंदर. सही है, तो ये बात फिर वही तरह से वही बात है जो हम पहले कर चुके हैं, बिग पिक्चर में डाल दिया गया है. Management letter के it is very common practice for the external auditor to prepare a management letter for the client. Management letter reports details weaknesses observed in the client system of internal controls. सही है. So management letter is not the main objective of the audit. So yeah, the main objective of the audit is to write the the auditor's report. So yeah, which gives us the opinion on the financial statements. Management letter is an extra work. It can be included as an extra work in the engagement letter. में लिखा जा सकता है कि हम management letter भी prepare करेंगे. और मैं खास जो मैंने एग्जाम्पल आपको देखा तो उसमें शायद ये था उसके अंदर कि बेसिकली मैनेजमेंट लेटर में क्या होता है कि जो एम्प्लॉई है, सॉरी जो ऑडिटर है, ऑडिटर जो है वो कहते हैं कि मैनेजमेंट को कि हम जो करते हुए हम जो इंटरनल कंट्रोल्स चेक करेंगे, उन इंटरनल कंट्रोल्स की चेकिंग करेंगे, उसका हम जो गैप्स हमें जो नजर आएंगी, जो खराबी नजर आएंगी, हम आपको एक लेटर लिख के बता देंगे कहाँ कहाँ खराबी है, और उस खराबी को आप किस तरह, वीकनेसेस क्या हैं आपकी, उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर पड़ सकता है, हमारी रिकमेंडेशन क्या है कि आप किस तरह सही करें, और उसमें ये भी लिखा जाता है कि मैनेजमेंट ने क्या काम करा. ये मैनेजमेंट लेटर जो होता है ना, इट कैन बी अ गुड डॉक्यूमेंटेशन हो सकती है अगले साल के लिए. सही ना. लेकिन इस साल के लिए मैनेजमेंट लेटर बेकार है, उसमें तो आप खाली बता देंगे वीकनेस क्या है, पॉसिबल उसका खराबी क्या हो सकती है उससे, और हमारी सजेशन क्या है. लेकिन सजेशन इस साल हम मैनेजमेंट अगर इम्प्लीमेंट करती है तो वो अगले साल उसका इफेक्ट आप देखेंगे. सही है. लेकिन जो पिछला साल गुजर चुका है जिसका आप ऑडिट कर रहे हैं, उसमें तो कुछ नहीं किया जा सकता ना. वो रूल्स रेगुलेशंस तो बेसिस पे जो हो गया काम वो हो गया. सही है, चाहे वो खराब हुआ, अच्छा हुआ, व्हाटएवर, लेकिन वो काम हो चुका है. अब जो आपको जो मैनेजमेंट लेटर लिखेंगे उसके बेसिस पर अगर मैनेजमेंट राशि हो भी जाए कि सिस्टम को चेंज करे, तो वो उसका इफेक्ट आप अगले साल देखेंगे, अगले साल उसके कंट्रोल से आपको रिड्यूस कर लें आप. ओके, सो दैट्स अवर ऑल अबाउट इंटरनल कंट्रोल्स. अब आपको आइडिया हो गया कि हम लेक्चर 5 6 मुस्तकिल पढ़ते आ रहे हैं, इंटरनल कंट्रोल्स. सो नाउ वी नो व्हाट इंटरनल कंट्रोल्स आर. सही है. हाउ डू वी मेक देम, हाउ कंपनीज मेक देम. देयर आर 5 एलिमेंट्स आप चेक करेंगे एज एन ऑडिटर, और उन 5 एलिमेंट्स को हम चेक करके फिर देखेंगे कि हाउ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करा जाए, ना करा जाए, सब्सटेंटिव टेस्टिंग की जाए. अगर सिर्फ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स आप करते हैं तो किस तरह करेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर जो उसमें कवर करेंगे. लेक्चर 8 के अंदर different cycles में हम देखेंगे. we will not go all of the cycles in the class. You can read those cycles yourself, but we will see that how these things take place. और इस हमने देखा कि हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स किस तरह काम करते हैं, उसमें पेपर वर्क और ट्रांजैक्शन किस तरह चेक की जाती है, तो वो सब हम देखेंगे उसके अंदर. ओके, सो अभी के लिए फिर अल्लाह हाफिज.